ओके, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आई होप कल जो अपन ने कवर किया था वो आपको समझ में आ गया था। तो कल हमने चैप्टर की ब्रीफिंग ली थी, इंट्रोडक्शन लिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम लोग को इस एनएफपीओ के लिए किस किस टाइप के अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो ईयर एंड पे क्या क्या बनाना पड़ता है, एक तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एक बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ईयर एंड पे हम क्या करते हैं, साल भर की इनकम और साल भर के एक्सपेंसेस को ट्रांसफर कर देते हैं। इट इज सेम एज ट्रेडिंग एंड पेंडल। और बैलेंस शीट में हम क्या लिखते हैं, बचे हुए एसेट, बची हुई लाइबिलिटी, बचे हुए कैपिटल। यहाँ पे एग्जैक्टली कैपिटल फंड नहीं होती, यहाँ पे सॉरी कैपिटल नहीं बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, कौन, कैपिटल फंड बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई बिजनेस में कोई ओनर ने पैसा नहीं लगाया है, पर लोगों ने मिलके ये सोसाइटी या ट्रस्ट बनाया है। ठीक है, ओके, कहानी सेट है। इसके बाद बताओ रिसीट एंड पेमेंट में क्या करते हैं, साल भर में कितना कैश आया और कितना कैश गया, वो चीज हम रिकॉर्ड यहाँ पे कर लेते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने कल सर जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर, तो हमने सर एक कॉन्सेप्ट कवर किया था बड़ा बेहतरीन सा, जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है एक ऐसा पेमेंट जो रेगुलरली मेंबर को मेंबर बने रहने के लिए क्या देना पड़ता है, क्लब के अंदर या किसी भी चैरिटेबल संस्थान या सोसाइटी का मेंबर बने रहने के लिए एक रेगुलर पेमेंट साल भर देना पड़ता है, मतलब साल भर के लिए देना पड़ता है। जब तक उसको मेंबर बने रहना है उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। तो किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेगुलर इनकम का सोर्स क्या होगा, सब्सक्रिप्शन होगा। सब्सक्रिप्शन कौन से टाइप की रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट, कमॉन, कौन सी है, रेवेन्यू रिसीट। कौन सी, कमॉन, रेवेन्यू रिसीट। ओके, नाउ डन। तो रेवेन्यू रिसीट है सब्सक्रिप्शन। क्योंकि सर ये मेरा रेवेन्यू नेचर का आइटम है, ये मेरा ये रूटीन नेचर का आइटम है, ये रेगुलर रिसीविंग वाला आइटम है। ठीक है, ये इनकम नेचर का आइटम है, इसलिए इसको अपन ईयर एंड पे कहां ट्रांसफर करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ईयर एंड पे ट्रांसफर कर देते हैं। कौन सी सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर करते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव ट्रांसफर करते हैं या सब्सक्रिप्शन अर्नड ट्रांसफर करते हैं? सब्सक्रिप्शन अर्नड ट्रांसफर करते हैं। सब्सक्रिप्शन अर्नड निकालने के लिए हम लोग को सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में क्या क्या एड लेस करना पड़ता है, अब हर चीज बताई थी कल मैंने आपको डिटेल में जाके। हाँ जी, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में हम लोग ऐड करते हैं ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, और क्या ऐड करते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और क्या लेस करते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और क्या लेस करते हैं, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब है कि जितना पैसा मुझे साल भर में मिला वो तो एक बार के लिए मैंने ऊपर बेस में ले ही लिया, इसमें फिर मैं वो सब्सक्रिप्शन इनकम ऐड करता हूं जो मुझे लास्ट ईयर मिल गई थी बट कमाऊंगा मैं इस साल। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर बट अर्नड इन करंट ईयर, तो उसको अपन ऐड कर देते हैं। या फिर ऐसी सब्सक्रिप्शन जो मैंने कमा तो ली करंट ईयर में बट मुझे मिली नहीं तो वो इसमें एडिट नहीं है, तो अलग से ऐड करनी पड़ेगी। मैंने कमाया इस साल है बट मिला ही तो नहीं है, कमाया तो है। तो सब्सक्रिप्शन अर्नड इन करंट ईयर बट नॉट रिसीव्ड इन करंट ईयर, वो भी ऐड कर देते हैं। फिर ऐसी सब्सक्रिप्शन जो मिल तो इस साल गई है बट वो है पिछले साल की, यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर मिली नहीं होगी, जो इस साल मिल गई होगी, पर वो इस साल की तो है नहीं, मिली भले इस साल है, इसमें एडेड है, उसको पर हटा देंगे क्योंकि वो इस साल की इनकम नहीं है। या फिर ऐसी सब्सक्रिप्शन जो मिली तो इस साल है बट मैंने इस साल कमाई नहीं है, कब कमाऊंगा मैं, अगले साल कमाऊंगा, यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर बट रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, उसको भी लेस कर देते हैं, क्या जाता है, सब्सक्रिप्शन अर्नड इन करंट ईयर। फिर इसके हमने दो एग्जाम्पल किए थे पहले तो अपनी शीट से, और फिर मैंने आपको करवाया था आईसीएआई के कुछ इलस्ट्रेशन, जिसमें हमने किया था एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 आईसीएआई का किया था, और फिर हमने सब्सक्रिप्शन के बाद में एक एक्सपेंस का भी सेम सिमिलर सा क्वेश्चन किया था, जहां पे हमको एक्सपेंस पेड में एडलेस करके क्या निकालना था, एक्सपेंसेस इनकर्ड। याद है क्या, सैलरी वाला क्वेश्चन किया था, याद है क्या, याद है क्या, ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 आईसीएआई किया था जो अपने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर हमने क्या किया था, एक है ना, एक मैंने क्वेश्चन आपको डिस्कस करा था और बोला था कि ये बेटा आप घर पे करके आ जाना, ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना था। तो ये मैंने आपको ब्रीफिंग दे दी, कल तक का कार्यक्रम अपन ने जो भी किया उसकी। अब आज क्या करने वाले हैं सर हम, तो आज सब्सक्रिप्शन, अभी तक एक आइटम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपन ने सीखा है, अब इसके आगे के अलग अलग आइटम्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो स्टार्टिंग विथ एंट्रेंस और एडमिशन फीस, तो ध्यान से सुनते रहना। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया, ये चैप्टर बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी नया नहीं है, सेम आपने जो पढ़ रखा है फाइनल अकाउंट्स और सिंगल एंट्री में वो का वही है। तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एंट्रेंस और एडमिशन फीस, पहली बात तो ये फीस क्या होती है सर, ये फीस वो होती है जो मेंबर एडमिशन के टाइम पे देता है, जो मेंबर एडमिशन के टाइम पे देता है, पहली बार मेंबर बनने के टाइम पे देता है, उसको बोलते हैं एंट्रेंस या एडमिशन फीस। क्लियर। अब सवाल ये है कि ये जो फीस मिली है ये इनकम तो है, मतलब रिसीट तो है, रिसीट तो है,
पैसा तो मिलेगा, मतलब रिसीट तो है। अब सर ये कैपिटल रिसीट है या फिर रेवेन्यू रिसीट है? अगर ये रेवेन्यू रिसीट है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, अगर ये कैपिटल रिसीट है तो ये कैपिटल फंड में चला जाएगा। अरे यार, ओनर कैपिटल का पैसा लाता था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो रेवेन्यू रिसीट थी या कैपिटल रिसीट थी? जो ओनर कैपिटल का पैसा लाता था वो बिजनेस के लिए एक इनकम, रेवेन्यू रिसीट मान के उसको क्या अपन पेंडल में इनकम भेज देते थे क्या, या फिर अपनी वो लायबिलिटी दिखा के कैपिटल बढ़ाते थे? लायबिलिटी दिखा के कैपिटल बढ़ाते थे, क्योंकि वो कौन सी रिसीट थी? कैपिटल रिसीट थी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसीट, वन इज कैपिटल एंड सेकंड वन इज रेवेन्यू। तो वी हैव टू जज कि ये एंट्रेंस और एडमिशन फीस कौन सी टाइप की रिसीट है। अगर ये रेवेन्यू है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी, और अगर ये कैपिटल है तो कैपिटल फंड में ऐड कर दी जाएगी। समझ में आया या नहीं आया? तो अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक सेकेंड, चलो जी, तो देखो पढ़ते हैं क्या कहानी है। एंट्रेंस और एडमिशन फीस, तो जब पैसा मिलेगा ना उस दिन बताओ क्या एंट्री हो जाएगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस, वट एवर नेम यू वांट टू यूज कर सकते हो आप यूज, ठीक है। अब सर ईयर के एंड पे अगर ये एंट्रेंस फीस, अगर कैपिटल रिसीट हुई तो ये एंट्रेंस फीस किस में चली जानी चाहिए? कैपिटल में या कैपिटल फंड में? यहाँ पे कैपिटल नहीं होता है, क्या होता है कमॉन? कैपिटल फंड होता है, यहाँ कैपिटल फंड बोलते हैं अपन। तो ये कहाँ चली जाएगी? अगर ये कैपिटल रिसीट है तो कैपिटल फंड में चली जाएगी, और अगर ये रेवेन्यू रिसीट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चली जाएगी। अब देखना है इसको ट्रांसफर कहाँ पे करना है। अगर ये कैपिटल फंड में ट्रांसफर हो जाएगी तो क्या एंट्री होगी? जब पैसा मिला तब एंट्रेंस फीस को आपने क्या किया? क्रेडिट किया। अब ईयर एंड पे ट्रांसफर करने के टाइम पे एंट्रेंस फीस को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। इसको आप कहां भेज दोगे? कैपिटल फंड में भेज दोगे। कब? अगर ये कैपिटल नेचर की रिसीट है तो, और अगर ये रेवेन्यू नेचर की रिसीट है तो फिर ये कैपिटल फंड में ना जाके कहां चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सिंपल, ठीक है। अब पढ़ते हैं ट्रीटमेंट करना क्या है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसा क्वेश्चन बोले वैसा कर दो। अगर क्वेश्चन कह रहा है तो जैसा कह रहा है वैसा कर दो, दिमाग मत लगाओ। क्वेश्चन कई बार कह देगा कि 50% एंट्रेंस फीस को कैपिटल मानना है, ओके, तो बची 50 क्या हो गई? रेवेन्यू। 50 को कैपिटल में डाल दिया, बचा हुआ 50% कहां ले गए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे। क्वेश्चन ने बोला नहीं 70% ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओके, तो रिमेनिंग 30% विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, नो प्रॉब्लम। अगर क्वेश्चन बोल रहा है वैसा कर दो। क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल रिसीट है तो क्रेडिट कर दो कैपिटल फंड में। क्वेश्चन कह रहा है नहीं रेवेन्यू रिसीट है भाई साहब, तो क्रेडिट कर दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अगर कैपिटल फंड में जाएगा क्या एंट्री हो जाएगी? एंट्रेंस फीस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड, और अगर रेवेन्यू रिसीट है तो क्या एंट्री हो जाएगी? एंट्रेंस फीस अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सेट है। पर अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन द पार्ट, क्या करना है? ट्रीटमेंट क्या करना है? बोल नहीं रहा। तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन ऑलवेज कंसिडर एज कैपिटल रिसीट, क्योंकि ये एक ही बार मिलती है, और एक तरह से कैपिटल कंट्रीब्यूशन माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको फिर क्या मानेंगे? कैपिटल रिसीट मानेंगे। और कहां पे क्रेडिट कर देंगे? कैपिटल फंड में क्रेडिट कर देंगे। क्या एंट्री हो जाएगी आपको पता है? एंट्रेंस फीस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड। क्लियर? कोई टेंशन नहीं है? ओके। अब चलते हैं आगे लाइफ मेंबरशिप फीस पे। लाइफ मेंबरशिप फीस, ध्यान रखना, पहली बात तो हर मेंबर लाइफ मेंबर नहीं होता। लाइफ टाइम मेंबर वही होता है जिसने लाइफ टाइम की मेंबरशिप फीस एक साथ इकट्ठे दे दी है। तो इसको हम किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं देखना। इट इज अकाउंटेड एज कैपिटल रिसीट, क्योंकि एक ही बार पैसा आएगा और मेंबर हर साल उस पैसे के बदले में मुझसे क्या लेगा? सेवा लेगा, सर्विस लेगा। ये ऐसी मेरी इनकम नहीं है जिसका बेनिफिट मुझे सिर्फ एक साल में ही मिलना है। क्या ये ऐसी फीस है क्या जिसके अगेंस्ट में मुझे सर्विस सिर्फ एक साल में देनी है? या ये ऐसी फीस है जिसके अगेंस्ट में सर्विस मुझे हर साल देनी है, बार बार देनी है, रेगुलर देनी है, 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल देनी है? तो सर इसको मैं क्या रेवेन्यू रिसीट मान सकता हूं क्या, या कैपिटल रिसीट माननी पड़ेगी? कैपिटल रिसीट माननी पड़ेगी। इसको मैं इस साल में कमा ही नहीं रहा, इसको तो मैं अपने जीवन के काल में कमाऊंगा। तो ये रेवेन्यू रिसीट नहीं है, क्या है? कम ऑन, कैपिटल रिसीट है, क्योंकि इसका फायदा मुझे एक साल से ज्यादा के अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा। सिंपल है। इसलिए क्या है? कैपिटल रिसीट, दैट्स व्हाई इट शुड बी ट्रांसफर टू, इट शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड। समझ में आया? तो क्या एंट्री हो जाएगी? पहले तो एंट्री हो जाएगी पैसे आने की। क्या एंट्री हो जाएगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू लाइफ मेंबरशिप फीस। ध्यान दो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू लाइफ मेंबरशिप फीस। और ईयर एंड पे जब मैं कैपिटल फंड में डाल दूंगा तब क्या एंट्री हो जाएगी?
लाइफ मेंबरशिप फीस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड, एकदम आसान है। ओके, क्लियर आसान कहानी। तो जो क्या लिखा हुआ है, इट इज अकाउंटेड एज कैपिटल रिसीट एंड क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इसको हम इनकम नहीं मानते क्योंकि लाइफ मेंबर जो होता है वो एक बार मेंबरशिप देता है और बार बार सर्विस लेता है। क्लियर है। तो मैंने ये फीस एक साल में कमाई ही नहीं है, इसलिए ये रेवेन्यू रिसीट है ही नहीं, इसलिए ये कैपिटल रिसीट है, इसलिए कहां चली जाएगी, ये कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दी जाएगी। क्लियर है, पक्का। अगर मेरे को आपने फीस दी तो मैंने आपको एक साल पढ़ाया, दैट्स इट, या एक बैच में पढ़ाया, तो वो मेरी रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है। आपने मेरे को एक बैच के लिए पेमेंट दिया तो मैंने वही बैच में पढ़ाया आपको, या फिर मैं आपको 50 साल तक पढ़ाऊंगा, आपके परिवार के बच्चों को भी पढ़ाऊंगा, ऐसा कोई तो मैंने वादा नहीं किया। हाँ, अगर मैंने ऐसा वादा कर दिया कि आप मेरे को एक बार ₹1,00,000 दो, उसके बाद जीवन भर आपके परिवार से कोई भी है उसको मैं पढ़ाऊंगा, सेवा दूंगा, तो अगर मैंने ऐसा वादा कर दिया कि मैं जीवन भर सेवा दूंगा, जीवन भर आपको सर्विस दूंगा, तो वो मेरी कैपिटल रिसीट है। और अगर ऐसा कोई वादा नहीं है, भाई एक साल का ही अपना टेन्योर है, एक बैच का टेन्योर है, आपने मेरे को फीस दी, उस टाइम के लिए मैं काम कर दूंगा आपके लिए, तो वो मेरी क्या है, कमॉन रेवेन्यू रिसीट है। सिंपल, उसके लिए मैंने काम कर दिया, साल में मैंने फीस कमा ली। अगर मैंने आज फीस ली और 10 साल तक काम करना है तो मैंने आज कमाई ही नहीं वो, तो फिर वो इनकम नहीं मानेंगे, फिर कहां डालेंगे उसको, कैपिटल फंड में डाल देंगे। सिंपल एकदम कॉन्सेप्ट, चलो कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। असेट को अपन असेट क्यों मानते हैं और पेंडल में क्यों डालते, क्योंकि उसका फायदा ही नहीं मिला। अगर जितना असेट का फायदा मिलता जाता है उसको कहां डालता रहता हूं मैं, डेप्रिसिएशन के माध्यम से पेंडल में डालता रहता हूं, और जिस असेट का फायदा नहीं मिला है वो मेरे को कहां दिखाता रहता हूं, बैलेंस शीट में दिखाता रहता हूं। मैं ये मानता हूं कि नहीं, इसका फायदा मुझे बाद में मिलेगा। तो ऐसी इनकम जो मुझे आज मिल तो गई है पर उसके लिए मैंने काम नहीं किया, 10 साल तक करना है, 20 साल तक करना है, वो मेरी इनकम है ही नहीं, वो मेरी क्या है, वो एक लाइबिलिटी है। कौन सी, अब क्योंकि मालिक ने दी है, मेंबर ने दी है, एक तरह से मेंबर मतलब मालिक ने दी है, तो वो कौन सी लाइबिलिटी, फिर इंटरनल लाइबिलिटी है, कहां जाएगी, कैपिटल फंड में चली जाएगी। लॉजिक समझ में आ रहा है, पक्की बात, श्योर श्योर, चले आगे। ओके, तो एकदम आसान है, चलते हैं आगे। अब ये बड़ा मस्त पार्ट है भाई, बहुत ही बेहतरीन, मजा आता है इसके अंदर, एकदम मस्त। सुनना, ध्यान से समझना, मैं एक एग्जांपल बना के रेंडमली को समझा दूंगा। देखो मैंने क्या किया है ना, अलग अलग ना पंचायती करके एक साथ तीनों को ले लिया है। क्यों फालतू अलग अलग बात करूं, ट्रीटमेंट सेम है, डोनेशन का, लेगेसी का और ग्रांट का। डोनेशन का मतलब होता है चंदा देना, चंदा मिलना, मतलब अपने को तो मिलेगा इस बार। लेगेसी का मतलब होता है वो भी चंदा मिलना, और ग्रांट का मतलब होता है सहायता मिलना, पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, कोई मुझे मदद कर रहा है, कोई मुझे मदद कर रहा है। डोनेशन का मतलब हो गया एक तरह से मुझे किसी ने गिफ्ट दिया कैश में या काइंड में, ठीक है, क्लियर, जीते जी, जीते जी। और लेगेसी का मतलब होता है अगर मुझे किसी ने गिफ्ट दिया कैश में या काइंड में, बट उसकी वसीयत के थ्रू मुझे मिला है, उसके विल से मुझे मिला है। विल, वसीयतनामा समझते हो, कि मेरी संपत्ति में इनके नाम करना चाहता हूं, तो वसीयत से मुझे वो, अगर कोई मान लो चंदा मिला है तो उसे क्या बोलते हैं, लेगेसी बोलते हैं। और अगर मुझे सरकार ने कोई सहायता दी है, गवर्नमेंट ने सहायता करी है, गवर्नमेंट ने सहायता दी है, तो उसको ग्रांट या फिर सब्सिडी बोलते हैं। ओके, तो ये तीनों मेरे लिए अल्टीमेटली क्या है, पैसे का आना है, चाहे कैश आओ चाहे कोई असेट आओ, चीज आ रही है मेरे पास, मुझे मिल रहा है, कुछ पैसा मिल रहा है, रिसीट है, सिंपल। अब सर ये बात है कि सर ये डोनेशन या लेगेसी या ग्रांट कैपिटल रिसीट होती है, रेवेन्यू रिसीट होती है। तो सर डिपेंड करता है ये ग्रांट या डोनेशन या लेगेसी का नेचर क्या है। अगर ये जनरल डोनेशन या जनरल लेगेसी या जनरल ग्रांट है, मतलब जिसके पीछे पर्पस नहीं छुपा हुआ है, आपने मुझे पैसे दे दिए, चंदा दे दिया, डोनेशन दे दिया आपने मेरे क्लब में, मेरे चैरिटेबल संस्थान में, बट आपने कुछ भी नहीं बोला क्या करना है इस पैसे का, तो वो हो गया जनरल डोनेशन, जनरल लेगेसी, जनरल ग्रांट। अगर आपने मुझे पैसे दिया और मुझे स्पेसिफिक आपने कहा है कि भाई साहब इस पैसे का इस्तेमाल आप हॉस्टल बनाने के लिए करोगे, या आप भवन का निर्माण करने के लिए करोगे, या आप इस पैसे का इस्तेमाल फर्नीचर लाने के लिए करोगे, या इस पैसे से अपने पूरे हॉस्टल में मार्बल लगाओगे, ग्रेनेड लगाओगे, ठीक है भाई, फिर ये कौन सी डोनेशन हो गई, जनरल है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हो गई। मतलब अगर डोनर ने पर्पस डिफाइन किया है तो स्पेसिफिक डोनेशन है, और अगर डोनर ने पर्पस नहीं बताया क्या करना है इस पैसे का, तो जनरल डोनेशन है। कुल मिला के दोनों ही केस में मेरे को पैसा मिल रहा है, दोनों ही केस में मेरे को पैसा मिल रहा है। क्लियर है, पक्की बात, श्योर, ओके। अब देखते हैं सर जनरल डोनेशन में ट्रीटमेंट क्या करना है, और स्पेसिफिक डोनेशन या फंड बेस्ड डोनेशन में ट्रीटमेंट क्या करना है, ठीक है। व्हेन डोनर डज नॉट स्पेसिफाई द पर्पस फॉर विच इट इज टू बी यूज्ड, जो आपने मुझे चंदा दिया वो किसके लिए मुझे इस्तेमाल करना है, डोनर नहीं बता रहा, तो ये कौन सा चंदा है, जनरल चंदा है, जनरल डोनेशन, जनरल लेगेसी, जनरल ग्रांट है, ठीक है। इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, सुनना बात, इसको रेवेन्यू रिसीट मानेंगे या कैपिटल रिसीट, तो ऑलवेज ट्रीट इट एज रेवेन्यू रिसीट। क्या मानने का,
रेवेन्यू रिसीट की, जो चंदा मुझे साल मिला होगा उसको उसके अगेंस्ट में मैंने इस साल काम भी कर दिया होगा, सिंपल। वो मेरी क्या है कमॉन, रेवेन्यू रिसीट है। क्या है कमॉन, रेवेन्यू रिसीट है। तो ये है मेरी रेवेन्यू रिसीट। और अगर रेवेन्यू रिसीट है तो ये कहां पे चली जाएगी, ईयर एंड पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बताओ जब पैसा मिलेगा तब क्या एंट्री करोगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू जनरल डोनेशन, और ईयर एंड पे जनरल डोनेशन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कोई टेंशन नहीं है, मस्त एकदम चकाचक, एकदम आसान है भाई, एकदम आसान। कुछ नहीं बोला हो क्या मानने का, जनरल मानने का। कुछ नहीं बोलो क्या मानने का, जनरल मानने का। टेंशन नहीं लेने का, जनरल मानने का। क्यों पंचायत करेंगे, कुछ बोला ही नहीं है तो जनरल, जनरल है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके क्लियर, कोई टेंशन नहीं। अब आएगा मजा, अब मस्त है, देखते रहना आप। स्पेसिफिक डोनेशन, इसको है ना मैं स्पेसिफिक डोनेशन को मैं यहाँ पे ना फंड बेस्ड अकाउंटिंग का टॉपिक भी मैं इसी में साथ में कवर कर लूंगा। अभी फंड बेस्ड क्या होता है थोड़ी देर में बता दूंगा। पहले समझो स्पेसिफिक डोनेशन क्या है। जब डोनर ने मुझे बताया है कि डोनेशन का क्या करना है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। तो जब स्पेसिफिक डोनेशन मुझे मिलेगी तब एक बार के लिए तो मेरे को पैसे मिलने वाली एंट्री करनी पड़ेगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू स्पेसिफिक डोनेशन। पर जब तक मैं स्पेसिफिक डोनेशन से जो काम बताया गया है वो ना कर दूं तब तक वो मेरे लिए एक तरह से क्या है, एक लायबिलिटी है। अगर आपने मेरे को पैसा दिया और बोला बिल्डिंग बनाने का, तो जब तक बिल्डिंग ना बनाऊं भाई तब तक का तेरा दिया हुआ पैसा मेरे ऊपर क्या है, लायबिलिटी है। यार कॉमन सेंस की बात लगाओ। तुमने जो बोला है वो मैं नहीं करूंगा तो तुम मेरा पैसा मुझसे वापस ले जाओगे ना यार। तुमने बोल के वही दिया है कि नहीं भाई। अगर अपन किसी को चंदा दे रहे हैं और बोल के दे रहे हैं कि भाई मेरे दादाजी के नाम से ही है बनाना है आपको भवन, और आप लिखोगे आपकी भाई स्वर्गवासी श्री श्री इनके नाम से हमने चंदा दिया है तो इनका इनका भवन है, तो जब मैंने पैसे दिए हैं तो भाई मेरे दादाजी के नाम से भवन बनना चाहिए ना। और नहीं बनेगा, नहीं बनाओगे तो मैं तुमसे पैसा वापस ले जाऊंगा, सिंपल है भाई। स्पेसिफिक डोनेशन में तो ये केस, ये कंडीशन तो होती ही है कि अगर ना बनाओगे भाई पैसा वापस लेके जाऊंगा, फिर रिफंड करना पड़ेगा उस केस में, ठीक है। तो आपको जब तक मैंने पैसे दिए तब तक एक बार के लिए पैसे मिल गए, क्या एंट्री कर दिया आपने, पैसे मिलने पे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू स्पेसिफिक डोनेशन, कोई टेंशन ही नहीं इसमें तो, है ना। पर अगर जब तक आपने उस स्पेसिफिक डोनेशन का इस्तेमाल स्पेसिफिक पर्पज से नहीं किया तब तक वो आपके ऊपर क्या है, एक लायबिलिटी है। क्या कम ऑन, लायबिलिटी है। क्लियर क्लियर। अब सुनना ध्यान से प्लीज, एकदम ध्यान से। आपको आईसीएम में ऐसे इतने डीप में पॉइंट देखने को नहीं मिलेंगे, थैंक्स टू 12th क्लास की पहले आता था ये, तो मैं वहां पढ़ा था इसलिए मुझे आइडिया है चीजों का, इसलिए इतना डीप में मैं ले जा सकता हूं आपको, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक डोनेशन की। अब देखना, सुनना प्लीज, आप एकदम ध्यान से सुनना प्लीज। स्पेसिफिक डोनेशन भी दो टाइप के खर्चों के लिए मिल सकता है। या तो आप मुझे स्पेसिफिक चंदा दे रहे हो, या तो आप मुझे स्पेसिफिक चंदा दे रहे हो कैपिटल खर्चों के लिए, कोई असेट बनाने के लिए, असेट बनाने के लिए सिंपली बिल्डिंग बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, प्लांट एंड मशीन लाने के लिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लाने के लिए, पवेलियन बनाने के लिए, लाइब्रेरी बनाने के लिए, हॉस्टल बनाने के लिए, फर्नीचर लाने के लिए, ठीक है। असेट लाने के लिए आपने वो चंदा दिया कि ये इससे असेट लाना, वाटर कूलर लाना, बच्चे ठंडा पानी पिएंगे गर्मी बहुत है, ठीक है। तो किसके लिए तुमने चंदा दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि असेट लाने के लिए। आसान भाषा में बोलूं तो असेट लाने के लिए आपने वो चंदा दिया, सही बात है, दे सकते हो बिल्कुल। या तो तुम असेट खरीद के दे दो या असेट लाने के लिए चंदा दे दो, सिंपल ये होता है। कई लोग करते नहीं है कि आप देखना कभी, मतलब अभी आपको हंसी आएगी, समाज की धर्मशालाएं होती है, तब जाते हैं धर्मशाला में, जीवन ईमन में तो जाते ही हैं, ठीक है, जाते ही हैं। तो वहां पे देखना आप कभी भी चलो यार बिल्डिंग बनाई तो बाहर नाम लिखना चाहिए, कमरा बनाया बाहर नाम लिखना चाहिए कि भाई ये कमरा इनकी स्मृति में हुआ है। लोग बाग यार फंके पे लिखवा देते हैं भाई, 1500 रुपए फंके पे लिखवा देंगे ये, और ऐसे फंका घूमता रहेगा, दिखता ही नहीं है। अरे फंका अगर फंके पे लिखवा दिया कि स्वर्गवासी श्री की स्मृति में ये पंखा भेंट दिया हुआ है, अब वो घूमते घूमते दिख नहीं रहा, क्या हो रहा है पता ही नहीं पड़ रहा। चलो फंका भी ठीक,
ट्यूबलाइट पे लिखवा देते हैं यार, 500 रुपए की ट्यूबलाइट उस डंडे पे लिखवा देंगे, ये चंदा श्री श्री इन्होंने दिया। भाई यार क्या कर रहे हो यार, यार भाई मतलब कमरा बनवा है अच्छा लग रहा है, मतलब बाहर पट्टा लगाओ यार, अच्छी बात है, होता ही है इनकी स्मृति में बना गया, अच्छा लगता है यार सबको, अपने अपन भी चंदा देंगे तो अपना अच्छा लगता है, अपना नाम लिखा हुआ है, वेरी गुड। पंखों पे, ट्यूबलाइटों पे, कल को तुम तारों पे लिखवा दोगे यार, ये क्या बात है, मतलब तो करते हैं ऐसा, देखा होगा आपने, मुझे नहीं पता, मैंने तो नोट किया है, मैंने तो नोट किया, किसने नहीं देखा है कि यहाँ फंको पे लिखे हुए रहते हैं, रहते हैं मतलब रहते हैं पुरानी धर्मशालाओं में लिखते थे लोग बाग। अब इसके दो पर्सपेक्टिव है, कई लोग कहते हैं कि चंदा दो तो किसी को बताओ मत, कई लोग कहते हैं चंदा दो तो सबको बताओ, सबको बताओ तो क्या होता है कि भाई मोटिवेशन मिलती है दूसरे को भी चंदा देने के लिए, ये भी एक पर्सपेक्टिव है, अच्छा पर्सपेक्टिव है। और एक हाथ से चंदा दो तो एक हाथ को पता नहीं पड़ना चाहिए, भाई सेवा करनी है तो क्यों बताना है, तो ये भी एक अपना पर्सपेक्टिव है, ठीक है, तो मैं दोनों पर्सपेक्टिव के साथ हूँ, अपने को तो एकदम अनबाइज रहना है ना यार। चलो, तो कुल मिला के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए चंदा मिला। अच्छा, और किन एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा चंदा मिल सकता है? अरे यार तुमको ये नहीं आता कैपिटल एक्सपेंडिचर के ओवरहेड क्या होता है? हाँ तो बोलो ना यार, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब बताऊं शॉर्ट में, रोजमर्रा के खर्चों के लिए मिला है, एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के लिए, एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के लिए, ठीक है। दो टाइप के एक्सपेंडिचर चंदा मिल सकता है, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एकदम ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। पहले बात करते हैं कि बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे चंदा मिला, ओके, चंदा मिला 1 अप्रैल 2025 को, बताना क्या एंट्री करूंगा मेरे खाते में पैसे आए, मतलब मेरे चैरिटेबल संस्था के खाते में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू स्पेसिफिक डोनेशन या स्पेसिफिक फंड या बिल्डिंग डोनेशन, मतलब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, तो मैं एक बार आसान करने के लिए यहाँ पे बिल्डिंग फंड लिख देता हूँ कि स्पेसिफिक बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा मिला 10 लाख 10 लाख। मैंने 31 मार्च 2026 तक 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, नो एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग। इस 10 लाख में से मैंने 1 रुपया बिल्डिंग पे खर्च ही नहीं किया, बनाया ही नहीं भाई, अपने को ठेकेदार ही नहीं मिल रही है, कोई काम हो रहा है, मतलब अपने को जरूरत नहीं है, जमीन नहीं मिल रही, जो भी वट एवर द रीजन इज, मैंने काम करना चालू नहीं किया। तो जब मैं 31 मार्च 2026 के फाइनल अकाउंट बनाऊंगा, तब बताना ये जो बिल्डिंग के लिए जो चंदा मिला था इसको कहाँ दिखाऊंगा मैं, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दूंगा इनकम मान के, या बैलेंस शीट में दिखाऊंगा एज अ लाइबिलिटी? बोलो यार, बैलेंस शीट में दिखाऊंगा एज अ लाइबिलिटी आइटम, बिल्कुल सही बात है। बिल्डिंग फंड 10 लाख, यहां तक कोई चिंता की बात नहीं है, समझ में आ रही है आपको? ओके, अब चलना आगे, चलते रहना, देखो अभी चलते रहेंगे बना के, है ना। अगले साल 1 अप्रैल 2026 को ही अपन ने क्या किया, एक ठेकेदार को हायर किया, ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर, अरे अपन कहाँ पंचायत करेंगे भाई, अपने को बहुत सारा काम है, अपन ने कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया, उसको ठेका दे दिया बिल्डिंग बनाने का। और एग्जाम्पल इसलिए आसान करने के लिए बात कर लेते हैं कि अपन ने तो खर्चा कर दिया बिल्डिंग पे, 10 लाख के 10 लाख रुपए बिल्डिंग पे लगा दिए, चलो ठेकेदार नहीं, अपन ने तो 1 तारीख को बिल्डिंग बना दी, वैसे एक दिन में नहीं बनती है, पर अपन ने एक दिन में बिल्डिंग बना दी, ठीक है, एग्जाम्पल है। तो बताओ 1 अप्रैल 2026 को 10 लाख रुपए मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए लगाए, क्या एंट्री होगी? या बिल्डिंग बनी बने खरीद ली, वट एवर, क्या एंट्री होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैसे बैंक, सिंपल है। एग्जाम्पल है इसलिए आसान कर रहा हूँ, शॉर्ट फास्ट ट्रैक में लेकर आ गया मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल। अब मुझे बताओ 1 अप्रैल 2026 को जब मैंने 10 लाख का पैसा जो मुझे मिला था, जिस पर्पस के लिए मिला था, अगर उसका इस्तेमाल उस पर्पस के लिए कर दिया, तो आज भी क्या ये 10 लाख रुपए की मेरी लायबिलिटी है, या अब ये लायबिलिटी नहीं रही? अब ये लायबिलिटी नहीं रही ना। अब गौर करना, गौर एकदम गौर करना, फर्स्ट ईयर में जब मैंने इस डोनेशन की अकाउंटिंग की थी, तो बैंक में 10 लाख आए थे और बिल्डिंग फंड में 10 लाख आए थे, बिल्डिंग फंड दिखा दिया लायबिलिटी साइड में, और बैंक कहां दिखता है? असेट साइड में।
ये मेरी बैलेंस शीट मैच हो रही थी, और भी आइटम होंगे पर मेरी बैलेंस शीट इस आइटम से मैच हो रही थी, ठीक है, समझ में आते रहना ना, कोई टेंशन है तो पूछ लेना। अब जब मैंने बिल्डिंग पे 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो ये देखो, ये वापस बनाता हूं मैं 1 अप्रैल 2026 के दिन की बनाता हूँ बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट तो ईयर एंड में बनती है, कैसे बना रहे हो? अरे बैलेंस शीट किसी भी डेट बना सकते हो आप, ठीक है। तो बताओ अब क्या कहानी है, ये असेट साइड में क्या अभी भी आपका बैंक में 10 लाख दिखेंगे क्या? क्या खर्च हो गए? दिख रहे हैं 10 लाख या खर्च हो गए? खर्च हो गए ना, तो ये बैंक में दिखेंगे। अच्छा, बैंक गया तो क्या आया? बिल्डिंग नाम का असेट आया, वाओ, ठीक है, ओके। जब तक बिल्डिंग नहीं बनी थी तब तक बिल्डिंग फंड के नाम से 10 लाख रुपए की लायबिलिटी भी दिख रही थी। क्या अब भी ये लायबिलिटी दिखेगी क्या, या नहीं दिखेगी? नहीं दिखेगी। ये लो, ये नहीं दिखाई, तो फिर 10 लाख कहाँ जाएंगे? सवाल ये है कि ये 10 लाख किधर जाएंगे? अगर ये बिल्डिंग फंड में नहीं रहेगा 10 लाख, अब अभी अगर लायबिलिटी बिल्डिंग फंड के लायबिलिटी अकाउंट में नहीं रहेगा 10 लाख, तो अब ये किधर को जाएगा? सर बिल्डिंग में चला गया ना। बिल्डिंग में तो ये कैश गया है, ये बिल्डिंग फंड का क्या हुआ? देखो ना, आप बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूं, ये इधर बैंक था, बैंक कम होके क्या खड़ी हुई है? बिल्डिंग। इधर बिल्डिंग फंड कम होके किधर जाएगा पैसा? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट होना चाहिए ना। डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट आएगा ना, तो इधर कैश कम हो, बिल्डिंग बढ़ गई 10 लाख, और इधर तुम क्या 10 लाख कम कर दो, कम कर दिया, मान ली मैंने बात की, अब ये बिल्डिंग फंड की लाइबिलिटी रहनी नहीं चाहिए, मान ली मैंने आपकी बात, फिर अभी कहाँ जाना चाहिए? अब ये आपकी परमानेंट कैपिटल बन गई है ना, तो इट शुड बी एडेड टू योर कैपिटल फंड, इट शुड बी एडेड टू योर कैपिटल फंड। तो अब ये बिल्डिंग फंड से निकल के किधर चला जाएगा? कमो, ओके ओके, तो थोड़ा सा माइक का इशू हो गया था, सेल डिस्चार्ज हो गए थे। तो मैं कह रहा था कि सर देखो, असेट साइड में मैंने बैंक कम करके बिल्डिंग को तो बढ़ा दिया, बात सही है। लाइबिलिटी साइड में मैंने बोला कि अब बिल्डिंग बन गई है, तो अब बिल्डिंग फंड के नाम से 10 लाख लाइबिलिटी में दिखने नहीं चाहिए, तो सर 10 लाख यहां से निकल के किधर को जाएंगे? कैपिटल फंड में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे कमोन? ये कैपिटल फंड में चले जाएंगे, क्योंकि अब ये आपका खुद का पैसा हो गया है, जिसका इस्तेमाल आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो। आपकी ये एक तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई है, अब आपके धंधे में पैसा लग चुका है, ये धंधा हालांकि नहीं है, मेरा वर्ड गलत हो गया है, पर अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लग चुका है ये। अब आपकी जो ये बिल्डिंग बनी है इसका इस्तेमाल आप लॉन्ग टर्म के लिए करोगे, इसलिए इसको अब लायबिलिटी नहीं रही, और किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने? कैपिटल फंड में डाल दिया। जब तक बिल्डिंग नहीं बनेगी तब तक पैसा कहाँ रहेगा? बिल्डिंग फंड में। और जैसे जैसे मैं बिल्डिंग पे खर्चा करता जाऊंगा वैसे वैसे बिल्डिंग फंड से पैसा निकाल के कहां पे डालता जाऊंगा? कैपिटल फंड में डालता जाऊंगा। अगर मैंने टुकड़ों में बिल्डिंग बनाई, तो जैसे जैसे टुकड़ों में बिल्डिंग बन रही है वैसे वैसे बिल्डिंग फंड से पैसा निकाल के कैपिटल फंड में डालता जाऊंगा, और वैसे वैसे इधर से कैश बैंक कम होते होते बिल्डिंग बनती रहेगी। असेट साइड में बैंक कम होते होते बिल्डिंग में आ जाएगा, और लाइबिलिटी साइड में बिल्डिंग फंड कम होते होते कैपिटल फंड में आ जाएगा। इधर क्या हुआ? बैंक वाला असेट कम हुआ, बिल्डिंग वाला असेट बढ़ गया। इधर क्या हुआ? एक्सटर्नल लाइबिलिटी कम हुई और इंटरनल लाइबिलिटी बढ़ गई, यानी कि कैपिटल बढ़ गई, ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल फंड बढ़ गया। बोलो क्लियर है क्या? ये बताओ समझ में आया क्या क्या करना है? पक्का? अभी मेरे को बताओ एंट्री क्या होगी? 1 अप्रैल 2026 को ये बिल्डिंग फंड से 10 लाख निकाल के कैपिटल फंड में डालने की एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग फंड में पैसा आया था, क्रेडिट किया था, अभी बिल्डिंग फंड क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और कहां डाल देंगे? सर जरूरी है कि 10 10 एक साथ डालना है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपने मान लो सिर्फ 2 लाख की अभी बिल्डिंग बनाई है, तो 2 लाख बैंक से कम हो गए, और 2 लाख बिल्डिंग फंड से निकाल कैपिटल फंड में डाल दो, बाकी क्या बिल्डिंग फंड में दिखता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। जब तक पूरे 10 लाख खर्च नहीं हो जाते तब तक बिल्डिंग फंड का पैसा जीरो नहीं होगा, और 10 लाख खत्म होते ही बिल्डिंग फंड का पैसा जीरो कहाँ चला जाएगा? कैपिटल फंड में चला जाएगा। सारा एक साथ जाएगा? नहीं, टुकड़ों में जाएगा। जितना इतना पैसा खर्च करते जाओगे उतना उतना पैसा बिल्डिंग फंड से निकल कहाँ आता रहेगा? कैपिटल फंड में जाता रहेगा। बोलो क्लियर है? पक्की बात? श्योर? अरे श्योर, कोई टेंशन नहीं? पक्का? मस्त एकदम। अभी तक आ जाओ, अब मैं आपको दिखाता हूँ नोट्स में से।
व्हेन स्पेसिफिक डोनेशन इज रिसीव्ड it should be capitalized and shown on the liability side of balance sheet as specific fund. स्पेसिफिक मतलब बिल्डिंग फंड, टूर्नामेंट फंड, पवेलियन फंड, लाइब्रेरी फंड, बुक फंड, जो भी। स्पेसिफिक का मतलब जिसके नाम से है वो फंड। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? पैसा मिला उस दिन, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू स्पेसिफिक फंड। अब बताओ ये फंड कहां पे दिखेगा जब तक कि इसमें से पैसे का इस्तेमाल ना हो जाए? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखता रहेगा, ठीक है। अब ये फंड अगर मुझे डोनेशन मिली, किसके लिए? अपने एग्जांपल में किसके लिए मिली थी अभी? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। इसका मतलब मुझे इस फंड से क्या बनाना है? असेट बनाना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि अगर मुझे इस डोनेशन में से कोई खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला करना है तो भाई साहब मुझे इस फंड का ट्रांसफर जितना जितना मैं यूज करता जाऊंगा उतना फंड से निकाल के कहां पे डालते रहना पड़ेगा? कैपिटल फंड में डालते रहना पड़ेगा। और जो कैश आया था उसको खर्च करके असेट को डेवलप करते रहना पड़ेगा। कुल मिला के सिंपल है, पहले पैसा आया था, एंट्री कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। फिर जब बिल्डिंग बनाई, एंट्री हो क्या हो गई? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बट अब बिल्डिंग फंड को कम करना पड़ेगा, तो क्या एंट्री होगी? एक और, बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड। कैपिटल में ट्रांसफर ये हो जाएगी क्योंकि अभी मेरी परमानेंट कैपिटल बन गई है, इसका मुझे इस्तेमाल लॉन्ग टर्म के अंदर करना है, लॉन्ग टर्म में मुझे फायदा मिलेगा। दैट्स इट, समझ में आ गया? अभी मेरी लाइबिलिटी नहीं रही है। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? अरे बोलिए, क्लियर? पक्का? श्योर? कोई टेंशन नहीं है? आगे चलते रहना, अभी अभी खत्म नहीं हुआ ये टॉपिक, इस पे भी डिस्कशन और लंबी होगी। अब बात करते हैं, एक बार कैपिटल फंड की ही बात कर लेते हैं, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बातें कर लेता हूं मैं आपसे। एक और एग्जांपल लेते हैं, प्लीज सुनते रहना। एग्जांपल 2, मुझे बिल्डिंग फंड में डोनेशन मिली 1 करोड़ रुपए की। क्या एंट्री कर दी मैंने? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड 1 करोड़, 1 करोड़। सिंपल। सुनते रहना, देखो आप लोग। ओके, अब मान लो कि मुझे पता है अभी कि यार मेरे को ना बिल्डिंग अभी इस साल तो बनानी ही नहीं है, क्योंकि इस साल तो भाई मतलब बहुत महंगाई वहंगाई है और अपने पास जमीन जमीन भी है, कोई लफड़ा चल रहा है, तो इस साल में बिल्डिंग नहीं बनाएंगे कुछ भी कारण से। तो पता है मैंने क्या किया? मैंने कहा यार चलो ठीक है, इस बिल्डिंग फंड का पैसा है तो इसको अपन उड़ा सकते नहीं है, खर्च तो कर सकते नहीं है भाई। अपन जाके थाईलैंड में और इंडोनेशिया जाके दुबई जाके घूम के तो नहीं आ सकते। बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा तो बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। पर सुनो, अब मुझे पता है कि 1 साल बिल्डिंग का काम ही नहीं होने वाला, तो 1 साल तक ये बैंक में पैसे 1 करोड़ रुपए पड़े रहेंगे, तो कितना ब्याज मिल जाएगा भाई? सेविंग बैंक में कितना ब्याज मिलता है? 3%, 3.5%, 4% का ब्याज मिलेगा। तो इससे बढ़िया एक काम करते हैं, इस पैसे को कहीं पे इस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं। मैं खर्च नहीं कर रहा, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। मैं सट्टे नहीं खेल रहा, मैं लॉटरी नहीं लगा रहा, मैं गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं जहां पे मुझे पता है मेरा पैसा डूबेगा ही नहीं। एकदम सेफ सिक्योर्ड प्लेस पे इन्वेस्ट कर रहा हूं जहां मुझे पता है कि पैसा मेरा डूबेगा ही नहीं, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा? मुझे पता है 1 साल में इसका इस्तेमाल बिल्डिंग बनाने में करने वाला नहीं है, तो बच्चे पैदा तो करते ही नहीं है नोट पड़े पड़े। भाई पड़े पड़े क्या कैश क्या अपने आप ही क्या बायोलॉजिकली ग्रो कर जाते हैं क्या? कि 4 कैश रखा, उसके बाद कल देखा तो 8 मिल गए? ये थोड़ा हो सकता है भाई, यार कैसी बातें कर रहे हो आप? तो सर क्या करते हैं, कैश को बढ़ाने के लिए करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, ये जो बैंक में 1 करोड़ आए हैं इसको क्या कर देते हैं, कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो सर बताओ, 1 अप्रैल 2025 को ही मैंने इसको इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में। तो मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करूंगा, इसको बोलते हैं बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बिल्डिंग फंड के लिए जो पैसा आया था उसमें से तो मैंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। क्या एंट्री हो जाएगी बोलो? बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू टू
तू क्या बोलना अब आगे, कंप्लीट तो कर एंट्री। डेबिट बोल के रह गई अदिति। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। और पैसा मिला है, या जो पैसा मिला था वो उसको इन्वेस्ट कर रहा है? जो पैसा मिला था उसको तो इन्वेस्ट किया, तो क्या एंट्री सोचो। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब एक सवाल है मेरा आपसे, बिल्डिंग फंड का 1 करोड़ रुपए कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दूं क्या, या नहीं करूं? कर दूं या नहीं करूं? कब बिल्डिंग फंड का 1 करोड़ रुपए मैं कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर सकता हूं? जब बिल्डिंग परचेज करूंगा या बिल्डिंग बनाऊंगा भाई। अभी तो मैंने बिल्डिंग नहीं बनाया, मैंने क्या किया पता है क्या, ये जो डेबिट साइड में आया था ना, इसका इस्तेमाल करके मैंने क्या कर दिया, पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ये क्रेडिट साइड तो अभी भी इंटैक्ट है, रिमेन इंटैक्ट, इसको छेड़ा नहीं है मैंने, ये अभी भी मेरी लाइबिलिटी है, अभी भी मेरी लाइबिलिटी है, मैंने कोई खर्चा बिल्डिंग पे किया नहीं है। बस मैंने बताऊं क्या किया, ये बैंक को कन्वर्ट कर दिया इन्वेस्टमेंट में, बस, ताकि मेरा पैसा बढ़ जाए, ताकि मेरा पैसा बढ़ जाए। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ पा रहा? आ रहा है या नहीं आ पा रहा? पक्का? तो देखो क्या हुआ, सुना ध्यान से। अगर मैं 1 अप्रैल 2025 को एक बार बैलेंस शीट बना के दिखाना चाहूं, सुन लेना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अभी आगे इसके क्वेश्चन आएंगे, स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएंगे, बड़े क्वेश्चन में मिक्स आएगा ये, ठीक है, सुनना ध्यान से। और इसका एग्जाम्पल दिया हुआ नहीं मिलेगा आपको, समझ लो यहीं पे ही। अब 1 अप्रैल 2025 को ही मैं बना रहा हूं एक बार के लिए बैलेंस शीट, ये मेरा असेट, ये लाइबिलिटी। तो बताओ, जब बिल्डिंग फंड का चंदा मिला तब क्या एंट्री हुई थी, बिल्डिंग के बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड कहां दिख रही थी, लाइबिलिटी में, और बैंक कहां दिख रहा था, असेट में। मैंने क्या किया, इस बैंक को किसमें कन्वर्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट्स में, और इस इन्वेस्टमेंट को क्या बोला, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। ओके, क्लियर क्लियर, कोई दिक्कत? अब चलना आगे, सुनना ध्यान से, जो काम की बात है वो अब आ रही है। 31 मार्च 2026 तक मैंने बिल्डिंग पे कोई खर्चा नहीं किया, ठीक है, तो मैंने इन्वेस्टमेंट भी नहीं बेचा, मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी रखा हुआ है और बिल्डिंग फंड की लायबिलिटी भी बनी हुई है। पर जहां पे मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था ना, वहां से मेरे को रिटर्न मिला, इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, इनकम मिला, ठीक है, मुझे इनकम मिल रहा है किस पे, इन्वेस्टमेंट पे, जो मैंने कहां से की है, बिल्डिंग फंड से जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है, वहां से मुझे उस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। अब इस इंटरेस्ट का क्या होगा देखना, मुझे इंटरेस्ट मिला कैश में, बैंक में, एंट्री कर दी मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। असेट बढ़ गया, डेबिट कर दिया, इनकम बढ़ गई, क्रेडिट कर दिए, कितने रुपए मिले, 1 लाख। कम हो गए ना, मजा नहीं आ रहा, 10 लाख। अब मेरा सवाल है आपसे, मेरी गारंटी, यू कैन आंसर मी, बताओ मुझे, ये जो इनकम अकाउंट होती है, इसको मुझे ईयर एंड पे ट्रांसफर तो करना पड़ता है। अरे आपको पता है ना, ईयर के एंड पे कोई भी इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट जिंदा नहीं बचते हैं, इसे आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। तो ये 10 लाख का इनकम बड़ी थी जब ये क्रेडिट हुआ था, आज ये डेबिट होके ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब ये सवाल है मेरा कि ये जो इंटरेस्ट मैंने इन्वेस्टमेंट में कमाया, ये किधर जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, या फिर बिल्डिंग फंड में जाएगा? क्या लगता है आपको, आपकी अकाउंटिंग सेंस क्या कहती है, मतलब कहां जाना चाहिए ये इंटरेस्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए या बिल्डिंग फंड में जाना चाहिए? आपने ये इन्वेस्टमेंट कहां से किया, हाँ, बिल्डिंग फंड में से किया। क्यों किया, ताकि बिल्डिंग फंड में पैसा बढ़ जाए, बिल्डिंग फंड में पैसा बढ़ जाए भाई, पड़े पड़े अपना पैसा क्यों सेम रहे,
अगर मैं कहीं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा तो मेरे बिल्डिंग फंड में पैसा और बढ़ जाएगा, तो मैं और पैसा बिल्डिंग में लगा पाऊंगा। तो आप मुझे बताओ, अगर मैंने बिल्डिंग फंड से पैसा कहीं पे मैंने इन्वेस्ट कर दिया, उस इन्वेस्टमेंट पे मेरे को कोई रिटर्न मिल गया, तो वो रिटर्न मेरी एक जनरल इनकम है, वो बिजनेस की इनकम है, या वो स्पेसिफिक फंड से किए गए इन्वेस्टमेंट की इनकम है? स्पेसिफिक फंड से किए गए इन्वेस्टमेंट की इनकम है। तो स्पेसिफिक फंड से किए गए इन्वेस्टमेंट की अगर इनकम है, तो इस इनकम को क्या बढ़ाना चाहिए? स्पेसिफिक फंड बढ़ाना चाहिए। ये सुन लो, सही लग रहा है आपको? नहीं लग रहा अभी? तो आप मुझे बताओ यहां पे क्या आएगा? तो बिल्डिंग फंड आएगा। बोलो आया कि नहीं आया आपको? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? पक्का श्योर? अब मैं 31 मार्च को, सुनना आप इस, अभी पूरा एग्जाम्पल चल रहा है ये। अब मैं 31 मार्च 2026 को, यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड पे बनाता हूं बैलेंस शीट। अब मेरी बैलेंस शीट कुछ इस टाइप की दिखेगी, पूरा 100% ध्यान, क्योंकि पता है क्या हो रहा है? इस एक कॉन्सेप्ट में आपके डोनेशन, लेगेसी, ग्रांट और फंड बेस्ड अकाउंटिंग कवर हो रहा है। 4 कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं आपके, 4 कॉन्सेप्ट। इसलिए ध्यान से सुनते रहना, कोई जल्दीबाजी नहीं अपने को। नो कॉम्प्रोमाइज विद द कॉन्सेप्ट। कोई टेंशन नहीं, 2 क्लास ज्यादा लग जाएगी ना, क्या हो जाएगा? कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले भाई। इधर देखो, ये असेट, ये लाइबिलिटी। बताना जरा मेरे पास में कितने रुपए के असेट दिख रहे थे? 1 करोड़ के असेट दिख रहे थे बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से 1 करोड़ के असेट दिख रहे थे। बताना जरा मेरे पास बिल्डिंग फंड कितना था, लायबिलिटी में बिल्डिंग फंड कितनी थी? 1 करोड़। तो 1 करोड़ की मेरे पास में बिल्डिंग फंड की लायबिलिटी दिख रही थी। अब बताओ क्या हुआ? अब सर मेरे पास में नया पैसा आया, तो ये जो बैंक आया ये तो असेट साइड में दिख जाएगा, 10 लाख रुपीस। और ये जो इंटरेस्ट आया, ये इंटरेस्ट किधर चला गया? बिल्डिंग फंड में। तो ये मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 10 लाख जोड़ा। तो अब बताओ भाई साहब, साल के एंड में मेरे पास बिल्डिंग फंड में कितना पैसा हो गया? 1 करोड़ 10 लाख, और मेरे पास असेट भी कितना हो गया? 1 करोड़ 10 लाख। मेरी लाइबिलिटी मैच। ओके, कोई टेंशन नहीं हो रही, मस्त एकदम। अब देखते हैं, अब अपन एक काम करते हैं, बिल्डिंग, अब अपन बिल्डिंग खरीदते हैं, बनाएंगे नहीं, बिल्डिंग खरीदते हैं। चलो ये आ गया अगला साल 26-27। 26-27 की 1 अप्रैल 2026 को, यानी कि शुरुआत में बिल्डिंग हमें दिखी। बिल्डिंग दिखी हमारे को, एक बिल्डिंग पसंद आ गई हमको, लग रहा है कि हाँ ये लगभग 1 करोड़ 10 लाख की वैल्यू है इसकी बिल्डिंग की। तो बताओ, बिल्डिंग खरीदनी है मेरे को 1 करोड़ 10 लाख की, 1 करोड़ 10 लाख की बिल्डिंग खरीदनी है। बताओ क्या एंट्री करूंगा? बताओ क्या मैंने खरीद ली बिल्डिंग, 1 अप्रैल 2026 को बिल्डिंग खरीद ली, एंट्री बताओ। बिल्डिंग ऑन डेबिट टू कैशियर बैंक, बैंक में 10 लाख ही है, बैंक में 10 लाख ही तो है, 1 करोड़ 10 लाख कहां से लाऊं? ये इन्वेस्टमेंट क्यों बेचे, ये परचेज किए थे कि जब जरूरत होगी तब बेच लेंगे, तब तक कम से कम ब्याज तो कमाए। तो अब मुझे आज जरूरत है, तो आज पहले क्या करेंगे? बिल्डिंग परचेज करेंगे या पहले इन्वेस्टमेंट बेचेंगे? पहले इन्वेस्टमेंट बेचेंगे यार। तो 1 अप्रैल को ही मैं इन्वेस्टमेंट बेच रहा हूं, तो अब कोई नया ब्याज तो मुझे मिलने वाला नहीं। 31 मार्च 2026 तक का तो ब्याज मुझे मिल चुका है, तो अभी कोई नया ब्याज तो मुझे मिलने वाला नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट बेच दिया। बताओ क्या एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट को बेचने की? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 10 लाख। अब बताओ आपके पास बैंक में कितना पैसा हो गया? ये एंट्री करने का कितना पैसा हो गया? 10 लाख था ही, कितना हो गया नया? एक 1 करोड़ 10 लाख नया आ गया क्या? या 1 करोड़ ही आएगा? इन्वेस्टमेंट कितने के थे आपके? 1 करोड़, तो कितना मिलेगा बेच के? 1 करोड़। सर कम भी तो मिल सकता है यार। अभी अपन एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी अपन अच्छी अच्छी बातें करें भाई, क्यों बुरी बातें करते हो?
ठीक है, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बेचा, 1 करोड़ मिल जाएंगे, दैट्स इट। ना तो कोई गेन हुआ ना कोई लॉस हुआ। सर मान लो ना, पर ये इन्वेस्टमेंट अपन ने गेन में बेच दिए होते सर, मान लो कि ये 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट मैंने 1 करोड़ 1 लाख में बेच दिए होते सर, तो वो 1 लाख का गेन भी कहाँ डालते, वो 1 लाख का एक्स्ट्रा गेन भी कहाँ पे डालते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बिल्डिंग फंड में, वो भी बिल्डिंग फंड में जाता। अगर मैं यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 1 लाख में बेच दूंगा ना, तो जो गेन होगा वो भी कहाँ जाएगा, बिल्डिंग फंड में, लॉस होगा तो वो भी कहाँ से लिया जाएगा, बिल्डिंग फंड से। मतलब इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम आ रही है वो भी बिल्डिंग फंड में, इन्वेस्टमेंट को बेच के कोई लॉस हो रहा है वो भी बिल्डिंग फंड से चार्ज किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट को बेच के प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट भी बिल्डिंग फंड में ट्रांसफर किया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो, अभी प्रॉफिट लॉस में करवा नहीं रहा बेच के, ठीक है, 1 करोड़ का था 1 करोड़ में बेच दिया। अब बताओ ये एंट्री करने के बाद बैंक में कितना पैसा हो गया, 10 लाख था, 10 लाख था, 1 करोड़ और आ गया, कितना हो गया, 1 करोड़ 10 लाख। और अब मैंने 1 अप्रैल 2026 को बिल्डिंग परचेज कर ली। एंट्री बताओ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 करोड़ 10 लाख टू बैंक 1 करोड़ 10 लाख, बैंक साफ, इन्वेस्टमेंट साफ, बिल्डिंग पैदा हो गई। अब बताओ एक और एडिशनल एंट्री क्या करनी है बच्चों, यू टेल मी नाउ, यू नो दिस, यू नो दिस, बताओ एक और एंट्री क्या करनी है। अब जो ये बिल्डिंग फंड में पैसा दिख रहा था लायबिलिटी में, ये अब ये लायबिलिटी नहीं रही, क्या बन गई है, ये कैपिटल बन गई। तो बताओ क्या एंट्री होगी, बिल्डिंग फंड से पैसा निकालेंगे और कैपिटल फंड में डाल देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ पहले, आ रहा है या नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, दिमाग इसमें ही लगाना है, वो रेवेन्यू वाला कुछ भी नहीं है, डोनेशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए वो कुछ भी नहीं है, वो बहुत आसान है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब देखो, ये सब करने के बाद में बनाता हूँ बैलेंस शीट, ताकि आपको समझ में हुआ क्या। 1 अप्रैल 2026 के दिन मैं बना रहा हूँ बैलेंस शीट। बताना जरा मेरे पास असेट साइड में तो अब कौन सा असेट दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग का असेट दिखेगा, 1 करोड़ 10 लाख। सर क्यों, आपके पास तो बैंक भी था, अरे तो बैंक 10 लाख था, 1 करोड़ और आया, फिर मैंने 1 करोड़ 10 लाख का बैंक यूज कर लिया। सर हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट भी था, अरे तो मैंने इन्वेस्टमेंट तो बेच दिया, मतलब इन्वेस्टमेंट भी स्वाहा बैंक भी स्वाहा, सिर्फ एक बचा बिल्डिंग नाम का असेट 1 करोड़ 10 लाख। अब बताना जरा मेरे पास लायबिलिटी साइड में बिल्डिंग फंड कितने की दिख रही थी, कितने की दिख रही थी लास्ट ईयर तक, बिल्डिंग फंड कितने की दिख रही थी, 1 करोड़ 10 लाख की दिख रही थी। इसमें से बताना मैंने बिल्डिंग बनाने में कितना इस्तेमाल कर लिया, पूरा का पूरा 1 करोड़ 10 लाख। तो ये 1 करोड़ 10 लाख यहाँ से ट्रांसफर होके कहाँ चला जाएगा, कैपिटल फंड में, ऐसे दिखाते हैं इसको, यहाँ पे माइनस कर दिखाते हैं, तो बिल्डिंग फंड बचा 0, और कैपिटल फंड में जो भी ओपनिंग में पैसा होगा उसमें ये ऐड कर देंगे, ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड 1 करोड़ 10 लाख, और आपका कैपिटल फंड हो जाएगा 1 करोड़ 10 लाख, और आपकी बैलेंस शीट हो जाएगी मैच। बताओ व्हाट द पॉइंट और नॉट, समझ में आया? तो मैं समराइज करता हूँ, अगर आपको कोई पैसा स्पेसिफिक चीज बनाने के लिए मिला है, असेट बनाने के लिए मिला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए मिला है, तो पहले दिन तो आप जब पैसा मिला तब क्या एंट्री कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट स्पेसिफिक फंड, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद में कब तक बैंक में पैसा रहेगा, जब तक अपन ने वो पैसा खर्च नहीं किया। कब तक बिल्डिंग फंड में पैसा रहेगा, जब तक अपन ने बिल्डिंग बनाई नहीं। जिस दिन मैंने बिल्डिंग बना दी उस दिन बैंक कम होगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्डिंग में, और जिस दिन मैंने बिल्डिंग बना दी उस दिन बिल्डिंग फंड से पैसा निकल कहाँ चला जाएगा, कैपिटल फंड में। ये तो हुआ एकदम विदाउट इन्वेस्टमेंट। अब मान लो कि मैंने अगर पैसे से इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो सर जब पैसा आया तब मैंने क्या एंट्री कर दी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड 1 करोड़ 1 करोड़। अब मैं सोचा कि यार ये बैंक में पड़ा रहेगा, कितना बढ़ेगा, 3%, यार एक काम करते हैं इसको कहीं पे सेफ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अपन ने क्या एंट्री कर दी, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या इससे बिल्डिंग फंड कम हो गया, नहीं, इससे बिल्डिंग फंड कम नहीं हुआ, इससे जो बैंक में पैसा आया था वो कम हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया
इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गया। एक तरह से एंट्री क्या हो गई, नेट एंट्री कर दोनों की करोगे तो क्या एंट्री हुई, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। अपने पास दोनों है, असेट भी है और बिल्डिंग फंड की लायबिलिटी भी है। ओके सेट है। इसके बाद क्या किया, अब सर ये बिल्डिंग फंड की इन्वेस्टमेंट पे जो भी इनकम मिलेगी मुझे वो कहां पे ट्रांसफर होगी बताओ, वो कहां पे ट्रांसफर होगी बताओ, इस बिल्डिंग फंड में ही ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो सर हमको इंटरेस्ट की इनकम मिली थी 10 लाख रुपए की, तो मैंने पहले क्या एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 10 लाख, और 10 लाख का इंटरेस्ट जो है वो मैं कहां पे ट्रांसफर कर दिया था, कैपिटल फंड में, बिल्डिंग फंड में, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बिल्डिंग फंड में ट्रांसफर कर दिया था क्योंकि मैंने उस फंड से ही इन्वेस्टमेंट किया था। तो एंट्री क्या हो गई, इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। क्लियर, पक्का, श्योर। सर फंड तो कम हो गया ना, पर अरे फंड कैसे कम हो जाएगा यार, तू 10 लाख रुपए घर से कैपिटल के लेकर आया और उस 10 लाख के कैश से तूने 10 लाख की बिल्डिंग खरीद ली, तो तेरे कैपिटल कम हो गई क्या? अरे कैपिटल लायबिलिटी में दिख रही है ब्रो, वो तेरा कैश कम हो गया, किसमें कन्वर्ट हुआ है, बिल्डिंग में कन्वर्ट हुआ है। बैंक कम होगी, इसमें कन्वर्ट हुआ है, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हुआ है। समझ में आ रहा है? तो बैंक से मैंने बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट परचेज किया, इससे मेरा बिल्डिंग फंड थोड़ा कम हो गया यार। बिल्डिंग फंड कब तक कम नहीं होगा, जब तक मैं बिल्डिंग नहीं बना दूंगा, जब तक मैं बिल्डिंग नहीं खरीद लूंगा। समझ में आ रहा है? अरे बोलो यार, हर ट्रांजेक्शन के डुअल एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। हेलो, क्लियर है ना? फॉर एवरी डेबिट देयर इज इक्वल क्रेडिट, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट। यही चला रहा हूं मैं आपको, बैलेंस शीट बना के दिमाग ताकि खुलता रहे आपका। चले आगे। इसके बाद क्या हुआ, अगले साल जब मुझे बिल्डिंग का पे खर्चा करना पड़ा, तब मुझे लगा कि अब मुझे इन्वेस्टमेंट बेच देना चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। हालांकि मैंने इस एग्जांपल में इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट या लॉस पे सेल नहीं किया। अगर प्रॉफिट या लॉस पे मैं इसको सेल करता तो बताना प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां से चार्ज करते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर या बिल्डिंग फंड? बिल्डिंग फंड। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड 1 करोड़ अपने एग्जांपल में, अगर मैंने 1 करोड़ 1 लाख में बेचा होता तो बैंक अकाउंट डेबिट 1 करोड़ 1 लाख टू बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और टू बिल्डिंग फंड 1 लाख एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अगर मैंने इसको कम में बेचा होता, 98 लाख में बेचा होता, तो बैंक अकाउंट डेबिट 98 लाख, बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट 2 लाख का लॉस, और टू बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 1 करोड़। कुल मिला के बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट को बेच के जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो कहां चार्ज करेंगे, उस फंड से ही चार्ज करेंगे जिस फंड से मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। समझ में आ रहा है? उसके बाद पैसा आ गया, बिल्डिंग बना ली, तो एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अब फाइनली बिल्डिंग फंड से पैसा निकाल कहां पे ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल फंड में। बोलो क्लियर, पक्का, श्योर? तो ये पढ़ाया मैंने आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, स्पेशल डोनेशन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर्पसेस। आ गया? पक्का आ गया? ओके, देखो if any amount from a specific donation fund have invested, then interest earned on that investment will be credited to that specific fund and not to income and expenditure। 10 लाख का मुझे ब्याज मिला था, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर नहीं होगा, वो किस में ट्रांसफर होगा, फंड में ही ट्रांसफर होगा। पहले तो इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री की थी अपन ने, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ठीक है। फिर इंटरेस्ट मिला, उसी की एंट्री करी मैंने, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और फिर ये इंटरेस्ट मैंने कहां पे ट्रांसफर कर दिया, उस बिल्डिंग फंड में ट्रांसफर कर दिया। और अब बिल्डिंग पे पैसा खर्च करने से पहले क्या बेचना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट बेचना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट को बेचते टाइम जो प्रॉफिट होगा और लॉस होगा किसे चार्ज करेंगे, वो बिल्डिंग फंड से ही चार्ज करेंगे। वो बातें देखो, वो यहाँ एंट्री इतनी डीप में लिखी भी नहीं है, पर मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, क्लियर, पक्का, श्योर? और लास्ट में जब मैं बिल्डिंग बना दूंगा, बिल्डिंग पे खर्चा कर दूंगा, उस दिन बिल्डिंग फंड से पैसा निकाल के कहां पे ट्रांसफर कर दूंगा, कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दूंगा। आया नहीं आया? पक्का, कोई दिक्कत नहीं है? चलें आगे। ओके सर, अब बात करते हैं स्पेसिफिक डोनेशन की, ही अभी तक चल रही है बातें, पर अब की बार मुझे स्पेसिफिक डोनेशन किसके लिए मिली, रेवेन्यू एक खर्चों के लिए मिली, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के लिए मिली। जैसे मुझे राठी जी ने अपने बर्थडे के उपलक्ष्य पे हमारे ऑर्फनेज पे, हमारा ऑर्फनेज चलाते हैं हम, ऑर्फनेज पे आए, उन्होंने बोला कि सर 1 लाख रुपए का चेक दे रहा हूँ। 1 लाख रुपए इन्होंने हमको यूपीआई ट्रांसफर कर दिया, मतलब बैंक ट्रांसफर कर दिया, 1 लाख रुपीज ऑन हिज बर्थडे, और बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी आज बच्चे हैं उनको आप आज का खाना मेरी तरफ से खिलाओ। मैंने बोला अरे खाने में तो 20-30 हज़ार लगेंगे। बोले नहीं, खाना तो आप लेविश खिलाओ बच्चों को, ठीक है, और साथ में क्या करो कि जो भी पैसा बच जाए उनके आप गिफ्ट भी बांट देना। तो कुल मिला के भाई साहब ने 1 लाख रुपए किस चीज के लिए दिए, किस चीज के लिए दिए इन्होंने, बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए दिए इन्होंने भाई साहब, बच्चों को डिनर करवाने के लिए दिए इन्होंने, बच्चों को प्राइज बांटने के लिए दिए, बच्चों को गिफ्ट देने के लिए इन्होंने मुझे पैसा दिया। दिया तो पर्पस के लिए ही है ना। वो 1 लाख रुपए का इस्तेमाल मैं क्या बच्चों के कपड़े लाने के लिए कर सकता हूं? नहीं।
क्या मैं मेरे ऑर्फनेज की रेंट देने के लिए कर सकता हूं? नहीं। क्या मैं ऑर्फनेज की बिजली का बिल देने के लिए कर सकता हूं? नहीं। इन्होंने क्या बोला है, उससे क्या करना है? बर्थडे सेलिब्रेशन करना है, पार्टी करनी है, बच्चों को खाना पीना खिलाना है और उनको गिफ्ट देने हैं। ठीक है, तो बताओ जिस दिन मुझे इन्होंने 1 लाख रुपीज दिए उस दिन मैं क्या एंट्री करूंगा? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बर्थडे सेलिब्रेशन या राठी बर्थडे पार्टी। ठीक है, राठी बर्थडे पार्टी। अरे ठीक है, कोई भी अकाउंट में डाल दिया मैंने, 1 लाख 1 लाख। अब अब क्या करना है? 60,000 रुपये लगे खाने में, खाने में लग गए 60,000 रुपये। ठीक, ये बर्थडे पार्टी फंड बना दिया मैंने ना, बर्थडे पार्टी फंड। ओके, 60,000 रुपये लग गए खाने में। तो बताओ क्या एंट्री करूंगा? अरे एंट्री बताओ, खर्चा हो गया मेरा, खाने में खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, बताओ क्या एंट्री करूंगा? बर्थडे पार्टी एक्सपेंस, सिंपल यार। बर्थडे पार्टी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अरे खर्चा बढ़ा दिया ना मैंने अपना यार। ये फंड है, ये एक्सपेंस है, कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों अलग अलग है। ये फंड है और ये एक्सपेंस है, दोनों अलग अलग अकाउंट है भाई साहब। सुनो अभी, ये मेरी लाइबिलिटी है कब तक? जब तक कि मैं बर्थडे पार्टी ना करा दूं। और ये मेरा खर्चा है क्योंकि मैंने बर्थडे पार्टी पे खर्च कर दिया। कितना गया? 60,000। 60,000, कोई टेंशन, मस्त चल रहा है जीवन, वेरी गुड। हाँ, अब इसने और क्या बोला था? बोले वो गिफ्ट विफ्ट भी बांट देना। अब मैं गिफ्ट की दुकान पे गया, अब पैसे कितने बचे मेरे पास में? 40,000। तो मैं गिफ्ट विफ्ट की दुकान पे गया, मैंने बोला गिफ्ट विफ्ट दे दो, तो उन्होंने मुझे बढ़िया से बढ़िया महंगे से महंगे गिफ्ट दे दिया भाई साहब। तो भी मेरे 30,000 ही खर्च हुए यार। तो मैंने बोला भाई ये 30,000 रुपये का गिफ्ट आ रहा है, फिर तू बाद में बोलेगा। बोल सर कोई बात नहीं यार, 30,000 रुपये का जितना गिफ्ट आ रहा है उतना तो गिफ्ट दो, बाकी फिर आप रख लेना। मैं नहीं, ऑर्फनेज ऑर्फनेज मेरे को नहीं दे रही है, ऑर्फनेज में रख लेना। ठीक है भाई, ठीक। तो बताओ 30,000 गिफ्ट लेके आए, एंट्री बताओ। गिफ्ट लेके आए, बर्थडे पार्टी एक्सपेंस। अपने क्यों नाम अलग अलग ले रहे हो फालतू? बर्थडे पार्टी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैश बैंक 30,000। ओके, पक्का? चलो, अब मुझे बताओ कि ये जो बर्थडे पार्टी का खर्चा हुआ है 60 और 30, 90,000 का, ये 90,000 का खर्चा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चार्ज करूं या इस फंड से चार्ज करूं? बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दूं या फंड से चार्ज करूं? अरे फंड से लो ना यार, फंड बनाया ना इसके लिए यार, क्या बात कर रहे हो यार, फंड से लो। जब आपको गुल्लक बना के दे दिया पापा मम्मी ने, तो फिर गुल्लक से पैसा खर्च करो यार, बार बार क्या मांगना है? तो बेशर्मो की तरह यार, दे दूंगा 1,000 रुपए। तो फिर क्या करने का? ये जो 90,000 रुपये खर्चा है इसको किससे चार्ज करने का? इस बिल्डिंग फंड से चार्ज करने का। तो बताओ क्या एंट्री करेंगे? बिल्डिंग फंड, सॉरी बर्थडे फंड, बर्थडे पार्टी फंड। तो क्या एंट्री करेंगे? बर्थडे पार्टी फंड अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बर्थडे पार्टी एक्सपेंस कितना? 90,000। ओ माय गॉड, ये बच गए 10,000 रुपये। क्या करें इसका? तो 1,000 बच गए भाई, क्या करें? अब क्या करें इसका? इसका कोई पर्पज नहीं है, अब क्या करें भाई? अब ये कहां चला जाएगा बेचारा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर मान लो कुछ भी ना बचता, तो कुछ भी ना बचता, कुछ नहीं जाता इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बच गया चला गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्योंकि इस 10,000 के लिए कुछ बताया नहीं। मैंने इसको फोन भी किया, इसने बोला भाई, बोले सर आप देख लेना आपके हिसाब से। ठीक है भाई, जनरल हो गया मेरे लिए इनकम, रेवेन्यू रिसीट होगी 10,000, कहाँ डाल दी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सर अगर 40,000 रुपये पूरे खर्च हो जाते आपके गिफ्ट विफ्ट पे तो क्या होता? अरे कुछ नहीं होता यार, देखो ये 40,000 रुपये लगते हैं यहाँ पे, तो ये कितने हो गए? पूरे 1 लाख। ये पूरे 1 लाख ट्रांसफर हो गए, एक पैसा भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर ही नहीं पाया। आया कि नहीं आया? पक्का श्योर? तो ये कौन सा डोनेशन था, जनरल या स्पेसिफिक? स्पेसिफिक। क्या करवाना था इस 1 लाख से? पार्टी।
तो इस 1 लाख से जो मैंने पार्टी करवाई, जो इस 1 लाख से मैंने पार्टी पे खर्चा किया, तो जो भी इस 1 लाख से मैंने पार्टी पे खर्चा किया, वो जो भी खर्चा है वो भी किससे चार्ज करना पड़ेगा? इस 1 लाख के फंड से ही चार्ज करना पड़ेगा। हाँ, अगर लास्ट में पैसा बच गया है तो फिर कहां चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का 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 पक्का। आया या नहीं आया? आया नहीं आया? पक्का आ गया? ओके। ये देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए मैंने कोई स्पेशल चंदा रिसीव हुआ है मेरे को, तो जिस दिन पैसा मिलेगा उस दिन क्या एंट्री करेंगे? उस दिन एंट्री करेंगे। कर चुके हैं अपन, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू स्पेसिफिक फंड, बर्थडे पार्टी फंड। उसके बाद खर्चा किया मैंने, बर्थडे पार्टी एक्सपेंस, क्या एंट्री कर दी थी? बर्थडे पार्टी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। उसके बाद ये एक्सपेंस कहाँ चार्ज किया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर या बर्थडे पार्टी फंड? बर्थडे पार्टी एक्सपेंस कहाँ चार्ज किया? बर्थडे पार्टी फंड से। क्या एंट्री हुई थी? बर्थडे पार्टी फंड टू बर्थडे पार्टी एक्सपेंस। और पैसा बच गया तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कम पड़ गया तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वैसे तो अपन क्यों कम करेंगे, अपन तो जितना पैसा है उतने खर्च करेंगे ना। पर मान लो भाई पैसा पड़ा है, खर्च कर दिया, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर चार्ज कर देना। और आया कि नहीं आया? पक्का पक्का पक्का? समझ में आ रहा है? श्योर आ रहा है? क्लियर? नहीं आ रहा? क्या आ रहा है? अब ऐसे ही कोई टूर्नामेंट कराने के लिए भी राठी जी फंड दे सकते हैं, मैच कराने के लिए भी राठी जी फंड दे सकते हैं। तो इन सबको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक डोनेशन ही बोलेंगे। ओके, राठी जी बहुत पैसा है देखो। चलो अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन बैंक में। हाँ, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5, कम ऑन। क्वेश्चन 5, एवरीबडी। अच्छा सुनो, अभी तो मैं बात कर रहा था चंदा मिल रहा है, चंदा मिल रहा है। हो सकता है कि अपन सब ने मिलके खुद ने एक फंड बनाया, डोनेशन नहीं आई, अपन सब मेंबर्स ने मिलके एक फंड बनाया, पर उस फंड का पर्पस क्या रखा? मैच करवाना। उस फंड का पर्पस क्या रखा? टूर्नामेंट करवाना। उस फंड का पर्पस क्या रखा? बिल्डिंग बनवाना। तो उसकी भी अकाउंटिंग सेम तरीके से ही की जाएगी जैसे स्पेसिफिक डोनेशन की अकाउंटिंग की जाती है। ओके, अब आ जाओ, क्वेश्चन 5 करेंगे, तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आ जाओ फटाफट पढ़ते हैं। From the following information of a club, show the amount of, show the amount of, show the amount of match expense and match fund in the appropriate financial statement of the club for the year ended 31st March 2022. Okay, ठीक है, नो प्रॉब्लम। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि मैच वैच हम करवाते रहते हैं, तो हमारा मैचेस के लिए एक फंड ऑलरेडी बन रखा है। तो बताना मैच फंड में ऑलरेडी कितना पैसा पड़ा है अपने पास? 30,000 पड़ा है। ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है, कब तक लाइबिलिटी है? जब तक मैच नहीं करवाए थे। अच्छा, और मैच के लिए पैसा आ गया तो भी फंड में डालेंगे, और पैसा खर्चा हो गया तो फंड से चार्ज कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, कोई टेंशन नहीं, मस्त एकदम। तो फंड फंड में मेरे पास ओपनिंग में थे 30,000। बताना मेरे पास साल भर में कितना और फंड में चंदा आया? 55,000। तो बताना ये चंदा भी कहां जाएगा? फंड में ही जाएगा। ओके, फिर बताओ मैच पे खर्चा कितना हो गया? मैच पे कितना खर्चा हो गया? 1,10,000। फिर बताओ मैंने टिकट बेच के कितना रुपए कमा लिया? 20,000। तो ये सारी इनकम एक्सपेंस मैचेस वाली जो है वो किससे एडजस्ट करेंगे? मैच फंड से ही करेंगे भाई। इनकम है तो फंड में डाल लेंगे, एक्सपेंस है तो फंड से चार्ज कर लेंगे। ओके, कोई टेंशन नहीं, मस्त जीवन चल रहा है। आ जाओ, तो करते हैं क्वेश्चन। अब अपन करेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज। सर जर्नल एंट्री तो पूछ नहीं सर, अपन करेंगे क्वेश्चन 5। मुझे पता है आप सब लोग इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, मेहनती हो, डिसिप्लिन्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, आप सब लोग। सर क्या हो गया, क्या खा के आ गया अब आज? चलो बताओ, चलो बताओ, कितना खर्चा हुआ मैच एक्सपेंस पे? कितना खर्चा हुआ मैच एक्सपेंस पे यार? 1,10,000। क्या एंट्री करेंगे? तो पहले नॉर्मल एंट्री बताया करो, मैच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। 1,00,000, ये 1,10,000, 1,10,000।
अरे यार ये क्या हो रहा है। चलो आगे। और क्या हुआ। मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस की बताओ क्या एंट्री होगी। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू मैच फंड, वेरी गुड, क्या बात है यार, क्या बात, मजा आ गया यार। मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस से क्या एंट्री होगी। मैच फंड की ओपनिंग बैलेंस की क्या एंट्री होगी। फंड में 30,000 मिले होंगे या 30,000 ऑलरेडी हैं। तो ऑलरेडी हैं तो उसकी क्या एंट्री करोगे भाई साहब। उसकी तो ओपनिंग एंट्री करके लाते हैं अपन। असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू कैपिटल, याद है क्या यार। तो वो तो एंट्री ओपनिंग में आ गई होगी, हमको थोड़ा ना इसकी कोई एंट्री करनी होती है यार, कर मत देना जीवन में। अभी नहीं मिले 30,000। 30,000 मिल चुके थे लास्ट ईयर, ओपनिंग बैलेंस है, उसकी थोड़ा ना एंट्री कर देंगे अभी, नहीं 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 करने वाले, नहीं कर लो। हाँ थैंक गॉड, चलते हैं आगे। बताओ चंदा मिला चंदा, चंदा मिला चंदा, चंदा मिला चंदा। हाँ चंदे की एंट्री 55,000 मिले, 55,000 मैच फंड के लिए मिले। एंट्री बताओ। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू टू इनकम या मैच फंड। मैच फंड में डालो डायरेक्टली, वेरी गुड। ये इनकम है लाइबिलिटी है। और बोलो यार। ये लाइबिलिटी बढ़ी है भाई साहब यहाँ पे, क्योंकि इससे मुझे मैचेस करवाने पड़ेंगे, मैचेस। आगे देखो आगे देखो आगे देखो, अभी घबराओ मत। फोकस फोकस फोकस। हाँ बताओ, मैच की टिकटें बेच के अपन ने कितने रुपए कमाए। 20,000, तो ये अपनी एक बार के लिए इनकम हो गई। एक बार के लिए इसको इनकम अकाउंट में क्रेडिट कर दो, है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू मैच इनकम। इनकम को इनकम में डाल दिया, एक्सपेंस को एक बार एक्सपेंस में डाल दिया, और जो मैच फंड के लिए पैसा मिला वो एक बार मैच फंड में डायरेक्ट डाल दिया। हाँ जी। अब बताओ जी कार्यक्रम क्या होगा। अब ये एक्सपेंस कहाँ से चार्ज किया जाएगा और ये इनकम कहाँ पे ट्रांसफर की जाएगी। ये मैच की जो इनकम हुई है वो कहाँ पे जाएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या मैच फंड में। मैच फंड में, बताओ इनकम को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी। मैच इनकम अकाउंट डेबिट टू मैच फंड। और क्या होगा। मैच एक्सपेंस कहाँ चार्ज करने वाले हैं हम लोग, मैच फंड से चार्ज करने वाले हैं। मैच फंड से चार्ज करने वाले हैं। तो पहले मेरे को ये बताओ, अपना यार खर्चा कितना हुआ यार। हाँ। कितना खर्चा हुआ। 1,10,000। अपने पास फंड में कितने पैसे थे। 30,000। कितने आ गए। 55,000। एक बार करना 30 प्लस 55, 85। फिर वो मैच इनकम भी कितनी आ गई। 20,000। करना भाई 85 प्लस 20,000, 1,05,000। तो हमारे पास में मैच फंड में कितना पैसा है, 1,05,000। और खर्चा कितना हो गया, 1,10,000। नहीं आ रहा। आ रहा है। मेरे पास 30,000 रुपए थे। 55,000 और आ गए, 20,000 रुपए और इनकम आ गई, तो ओवरऑल मेरे पास कितने रुपए हो गए भाई, 1,05,000। ठीक है। मेरे पास मैच फंड में कितने रुपए हो गए, 1,05,000। अब देखना ये एंट्री ध्यान से, एकदम एकदम ध्यान से। तो मैच फंड से हम मैच का एक्सपेंस चार्ज करेंगे, बट मैच फंड में तो हमारे पास पैसा कितना है, 1,05,000 ही है। सर एक बार वापस बताऊं कैसे आया। ये देखो, 30,000 ओपनिंग में थे, प्लस 55,000 का चंदा आया, 20,000 की जो इनकम हुई, तो ओवरऑल मेरे पास में 1,05,000 रुपये मैच फंड में हो गए। आप मुझे बताना गौर करके कि मेरा मैच का एक्सपेंस का खर्चा कितना है। 1,10,000 ऊपर मैच एक्सपेंस डेबिट हुआ था, तो अभी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 1,10,000। पर सर ये तो डेबिट और क्रेडिट तो मैच नहीं हो रहा सर, इसका मतलब डेबिट पे 5,000 रुपये भी और आएंगे। बताना ये 5,000 रुपये कौन से अकाउंट में डेबिट कर दिए जाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बताना जरा, ये स्पेशल डोनेशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए मिली है या कैपिटल एक्सपेंडिचर के मिली है? आपने क्या ये मैच फंड से क्या बिल्डिंग बना ली क्या? असेट लेके आ गए क्या? या रेवेन्यू एक्टिविटी करी है? रेवेन्यू एक्टिविटी करी है यार अपन ने अपनी। तो ये स्पेसिफिक डोनेशन है तो भी कौन सी है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, मस्त एकदम। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। अब देखो, अपन बना लेते हैं। क्या पूछ रहा है अपने से? बैलेंस शीट में क्या दिखेगा यार? कुछ दिखेगा ही नहीं भाई। ये बोल रहा है कि बताओ कि फाइनेंशियल्स में कैसे दिखेंगे आपके ये अमाउंट। तो भाई अब फाइनेंशियल में कैसे दिखेंगे अमाउंट? तो देखो, एक बार तो पहले बनाओ मेरे साथ मैच फंड का अकाउंट प्लीज। नहीं पूछा इसने, पर बनाओ। मैच फंड अकाउंट बना रहे हो मेरे साथ साथ। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 था फंड में पैसा। फिर बताना चंदा कितना आया? चंदा चंदा आया था 55,000। फिर मैच की इनकम कितनी हुई थी? सेल ऑफ टिकट्स 20,000 रुपए की इनकम हुई थी। तो ओवरऑल थे मेरे पास 1,05,000 रुपए। तो इस 1,05,000 का पूरा इस्तेमाल मैंने क्या कर लिया? मैच एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए कर लिया। भाई मैच फंड से तो 1,05,000 के एक्सपेंस ही राइट ऑफ हुए ना अपने। और जो कम पड़ गया मैच फंड में पैसा, वो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर से चार्ज कर लिया। तो ये बना आपका मैच फंड अकाउंट। आ गया? ओपनिंग बैलेंस प्लस न्यू डोनेशन प्लस इनकम, और लास्ट में ही एक्सपेंस चार्ज कर लिया। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। हाँ जी, लिखो लिखो फटाफट। ओके सर। अब चलते हैं वापस से थोड़े से आगे के कॉन्सेप्ट्स में। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स, सुनना ध्यान से। अरे यार अखबार रद्दी पड़ी थी, अखबारों की यार रद्दी पड़ी थी, पीरियडिकल्स की रद्दी पड़ी थी, मैगजीन्स की आपने बेच दी। एंट्री क्या करोगे बताओ? पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री इनकम, और अगली एंट्री सन्ड्री इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे ये क्या लिखने के लिए कर रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर और सेल ऑफ न्यूज़पेपर अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक ही बात है भाई, हम लोग 11th क्लास में इसको सन्ड्री इनकम बोलते थे। क्या बोलते थे कमॉन? सन्ड्री इनकम बोलते थे। अभी भी आप सन्ड्री इनकम इसको बोल सकते हो। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत ही नहीं है। कहाँ चल जाएगी? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चली जाएगी। बोलो क्लियर? यस सर क्लियर। चलते हैं आगे। ओल्ड फिक्स एसेट आपने बेच दिए। अब भाई साहब इसकी क्या एंट्री होती है ये मैं आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैंने पूरा आपको कौन चैप्टर पढ़ा दिया है? डेप्रीसिएशन। तो इसकी इनकी एंट्री आपको आती है साहब। तो जो भी अगर हम असेट बेच के जो भी गेन और लॉस होगा, वो गेन और लॉस कहाँ भेज देंगे भाई? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भेज देंगे। सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट चलता है, इसमें कुछ अलग भी नहीं है। ओके। अगर आपने अपनी असेट को बुक वैल्यू से ज्यादा में बेचा तो गेन हो गया। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट, अगली एंट्री फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू गेन, और फिर तीसरी एंट्री गेन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर आपने कम में बेचा, जैसे मान लो आपकी असेट थी 1,00,000 रुपए की, आपने उसको बेचा 80,000 में, तो 20,000 का लॉस हो गया। तो एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट 80,000, लॉस अकाउंट डेबिट 20,000 टू असेट 1,00,000। और फिर ये लॉस कहाँ चार्ज कर दिया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एंट्री हो गई। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड 20,000 20,000। सिंपल एंट्री वही जो अपन ने पढ़ के आए हैं। ओके चलते हैं आगे। डेप्रिसिएशन की एंट्री कहाँ आती है अपने को? तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। एकदम आसान, वही सेम। चलते हैं आगे। ये मस्त है, कुछ नहीं है, सेम। मान लो
कि 31 दिसंबर को हमने एक डिनर पार्टी रखी। क्या रखी? डिनर पार्टी। 31 दिसंबर की इवनिंग को, न्यू ईयर इवनिंग, डिनर पार्टी, सब तरह की पार्टी है, ठीक है। अपन ने पार्टी ऑर्गेनाइज करी और हमने बोला भाई उस दिन कौन आ रहा है हमारे साथ डिनर करने के लिए? कोहली साहब आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? कोहली साहब आ रहे हैं डिनर करने के लिए। तो टिकटें बिक गई फटाफट। भाई बुलाया अपन ने भाई, ऑनोरेरियम देंगे चिंता मत करो। क्या देंगे? ऑनोरेरियम देंगे चिंता मत करो, ठीक है। पर मान लेते हैं ऑनोरेरियम ऑनोरेरियम मुझे कोई चक्कर नहीं है, अपन ने तो डिनर रख लिया। डिनर रख लिया तो अपने अपन ने क्या करा भाई साहब, किशनगढ़ में 10,000 टिकटें बेच दी। 10,000 पीपल। क्या बात है, 10,000 पीपल। 10,000 इंटू 1,000 बताओ कितने रुपए आए? डिनर पार्टी के लिए कितने रुपए आए? 10,000 पीपल। और एक टिकट है सिर्फ 1,000 रुपए की। कितने हो गए भाई? बोले क्या हो गया, कैलकुलेटर चला जाए तुमसे? 10,000 इंटू 1,000 करो ना, 1 करोड़ पक्का। तो बताओ सर, पैसा मिला, क्या एंट्री करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिनर पार्टी रिसीट। एक बार मैंने उसको डिनर पार्टी रिसीट में, मतलब स्पेशल रिसीट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ओके, ये ये ना अपने पास में 31 दिसंबर को ही सुबह सुबह पैसे आ गए। भाई कौन नहीं लेगा टिकट भाई, मतलब लेजेंड आ रहा है यार। तो ये 2025। अब डिनर विनर कराया और उस दिन हमारा डिनर पे खर्चा आ गया। डिनर पे खर्चा आ गया, विराट कोहली जी को अपन ने कोई ऑनरेरियम दिया होगा, कोई और खर्चा आ गया होगा, वॉटेवर सब कुछ खर्चे वर्चे मिला के खर्चा हो गया 90 लाख का। कितना हो गया? 90 लाख। बताओ क्या एंट्री करी होगी 90 लाख के खर्चे की? इट इज सेम एज स्पेशल फंड। अरे वही है। बताओ क्या एंट्री करी होगी? डिनर पार्टी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 90 लाख टू कैश बैंक 90 लाख। अब ईयर एंड पे आ जाओ, ये आ गया ईयर एंड पे। अब ईयर एंड पे ये जो इनकम अकाउंट है और ये जो एक्सपेंस अकाउंट है, इसको कहां से चार्ज करेंगे? तो ये कहते हैं कि आप पूरी 1 करोड़ रुपीज की इनकम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल सकते हो, पूरी 90 लाख की एक्सपेंस को भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सेपरेटली डाल सकते हो। और आप चाहो तो पहले ये 90 लाख का एक्सपेंस किस में से चार्ज कर लो? 1 करोड़ की रिसीट में से, और बचा हुआ 10 लाख का डाल दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो एक ही बात हो जाएगी। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग डिनर पार्टी रिसीट को, ये जो क्रेडिट हुआ है ना, इसको डेबिट करेंगे। वन करोड़ टू टू डिनर पार्टी एक्सपेंस कितना? 90 लाख। और टू टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर 10 लाख। ये होती है साहब एंट्री। सर हम चाहें तो अलग अलग भी भेज सकते हैं क्या? हाँ भेज सकते हो। आप पूरा 1 करोड़ इनकम साइड में भेज दो, 90 लाख एक्सपेंस साइड में भेज दो, ऑटोमेटिक 10 लाख वहां पे अपने आप ही चला जाएगा। और अगर मैं पूरा का पूरा मान लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पूरा 1 करोड़ यहाँ क्रेडिट में डाल दूं और पूरा 90 लाख यहाँ पे डेबिट में डाल दूं, एक्सपेंस का अलग से डाल दूं, तो ऑटोमेटिक बताओ कौन साइड बड़ी आ रही है? ऑटोमेटिक बताओ कौन सी साइड बड़ी आ रही है, डेबिट है क्रेडिट? कितनी बड़ी आ रही है? 10 लाख। तो आप चाहे अलग अलग डालोगे तो भी क्रेडिट साइड में 10 लाख जाएगा, आप नेट ऑफ करके डालोगे तो भी क्रेडिट में 10 लाख जाएगा। कोई टेंशन नहीं, जैसे करना पड़े वैसे कर लो, कोई टेंशन नहीं है। ओके क्लियर? आप चाहो तो पहले नेट ऑफ करके बचा हुआ पैसा भेज सकते हो, ज्यादा बेटर तो ये रहता है भाई, स्पेशल रिसीट है, स्पेशल खर्चा है। और चाहो तो आप अलग अलग भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भेज सकते हो। यहाँ पे तो डिनर पार्टी रिसीट और यहाँ डिनर पार्टी एक्सपेंस। ओके समझ में आ रहा है? कोई टेंशन नहीं, चले आगे। तो मैंने यहाँ पे भाई साहब इसकी कोई अकाउंटिंग अलग से करके दिखाई नहीं, क्योंकि मैं आपको ये सिखा चुका हूँ कहाँ पे, स्पेशल डोनेशन में, स्पेसिफिक डोनेशन में। ओके सेम टू सेम अकाउंटिंग ही है। चलते हैं आगे। नाउ दिस इज वेरी 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 गुड टॉपिक, वेरी गुड टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आफ्टर सब्सक्रिप्शन आई मस्ट से।
सब्सक्रिप्शन के बाद में, स्पेसिफिक डोनेशन के बाद में, ये तीसरा एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है, स्टॉक कंज्यूम्ड। वेरी गुड टॉपिक, शानदार टॉपिक है, ध्यान देना इसमें। ये मान के चलो कि अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, ये पॉइंट आएगा ही आएगा, उसमें घुसेड़ के देंगे आपको, ठीक है? ध्यान देना, एकदम फोकस रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एकदम ध्यान से सुनते रहना। अब मैं इसको करवाने के लिए मैं चाहता हूं कि आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल कराऊं, डायरेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है? ये बढ़िया आपके लिए एग्जाम्पल सेट कर रखे हैं। एग्जाम्पल पहले 3 करेंगे, उसके बाद 4 करेंगे, आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है? अब सुनना सर, यहाँ पे क्या होता है, अगर मेरा कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो मेरे पास तरह तरह के रोजमर्रा के स्पोर्ट्स में काम आने वाली चीजों की मैं इन्वेंट्री मेंटेन करता हूं। अब देखिए, रोज 50-50, 100-100, 200 रुपए की बॉल लेने के लिए थोड़ा मार्केट में जाऊंगा, हजारों बॉल अपने क्लब में रहती है, ठीक है? हजारों बॉल रहती है भाई, प्रैक्टिस होती है, नेट सेशन होंगे तो उसमें तो बहुत बॉल्स रखनी पड़ती है भाई, ठीक है? मशीन में डालना पड़ता है ना बॉल के लिए, तो हजारों बॉल हमारे पास में रहती है, अलग अलग रैकेट्स रहते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स मटेरियल की इन्वेंट्री हमारे पास ऑलरेडी मेंटेन रहती है, ठीक है? ओके, स्टॉक रखते हैं हम, स्टॉक रखते हैं, रखते हैं कौन? स्टॉक रखते हैं स्पोर्ट्स के आइटम्स का, जो डेली रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले आइटम्स है उनका, ठीक है? सुनो ध्यान से, जब भी मैं स्पोर्ट्स के रोजमर्रा के आइटम खरीदता हूं बल्क में, तो मैं यहां पे एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर नहीं करता। बताओ मैं परचेज को डेबिट क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि मैं ये आगे बेचने के लिए नहीं लाया, मैं ये इसका इस्तेमाल करने के लिए लाया हूं, कंज्यूम करने के लिए लाया हूं, खरीद के बेचने के लिए नहीं लाया। अगर आपने डेयरी मिल्क परचेज करी 5 रुपए की, तो आप परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 5 रुपए करोगे क्या? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 5 करोगे क्या? कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि इसके अगेंस्ट में सेल आने वाली नहीं है। तो इसको क्या मान लोगे आप? क्या मान लोगे? आप वाले केस में खर्चा मान लोगे, मेरे वाले केस में इसको एक बार के लिए असेट मान लूंगा, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूं ना। जब इस्तेमाल कर लूंगा ये क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। और जब तक इस्तेमाल नहीं करूंगा तब तक क्या रहेगा? ये मेरा असेट। क्या रहेगा मोहन? असेट। तो जब मैं अगर मेरा स्टॉक ये परचेस करके लेकर आ रहा हूं, तो परचेस अकाउंट में डेबिट नहीं होगा भाई साहब। किस अकाउंट में डेबिट करेंगे? स्टॉक अकाउंट में डेबिट करेंगे। असेट बढ़ा दिया और एक असेट कम कर दिया, कैश वाला, या अगर उधार पे लेकर आए तो क्रेडिटर वाली लाइबिलिटी बढ़ा दी। मैं लेकर आया 1 लाख के गुड्स जो मैं यूज करने वाला हूं, ओके, तो टेंशन नहीं। इस 1 लाख के स्टॉक में से मैंने 20,000 का माल साल भर में यूज कर लिया, यूज कर लिया, यूज कर लिया, यूज कर लिया। 1 लाख के स्टॉक में से साल भर में 20,000 रुपए का माल यूज कर लिया। तो बताओ यूज स्टॉक कहां जाएगा? अब ये असेट तो बचा नहीं है। जो 20,000 का स्टॉक मैंने यूज कर लिया वो असेट बचा है क्या? नहीं। तो वो क्या बन गया है? एक्सपेंस बन गया है। तो उसको एक बार लिखेंगे, स्टॉक कंज्यूम्ड अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू असेट। और अब ये स्टॉक कंज्यूम्ड का एक्सपेंस कहां चला जाएगा ईयर के एंड पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अरे जितने का फायदा ले लूंगा वही तो मेरा खर्चा होगा ना यार, और जो मेरा खर्चा होगा वही तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा ना यार। और अब बताओ मेरे पास कितने रुपए का स्टॉक बचा हुआ है? कितने रुपए का स्टॉक बचा हुआ है? बोल नहीं पा रहे क्या? कितने रुपए का स्टॉक बचा हुआ है? 80,000 का। कहां दिखा दूंगा? बैलेंस शीट में असेट साइड। आया कि नहीं आया? तो इस बार जब भी स्टॉक को परचेस करेंगे तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं बोलेंगे, क्या एंट्री बोलेंगे? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। मान लो अपन ने इसको बेच दिया, स्टॉक को बेच दिया, मान लो, वैसे तो नहीं बेचते हैं, पर मान लो कि अपन ने ना कोई कैंटीन खोल रखी, जहाँ बच्चे वगैरह क्या करते हैं, अगर बॉल गुत्ती घुमा दे तो खरीद भी सकते हैं हमारे से, तो मान लो स्टॉक को बेचते भी हैं, तो क्या एंट्री हो जाएगी बेचने की? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल या कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक? कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। परचेस करने की स्टॉक अकाउंट डेबिट टू पर कैश या क्रेडिटर, और बेचने की कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। इस्तेमाल कर लिया तो, इस्तेमाल कर लिया तो स्टॉक कंज्यूम्ड अकाउंट डेबिट टू स्टॉक।
एक्सपेंस बन गया अब ये, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू असेट, स्टॉक कंज्यूमर अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, और फिर जो बचा कुछ स्टॉक कहां दिख जाएगा, बैलेंस शीट में दिख जाएगा ईयर एंड पे। बोलो आ रहा है या नहीं आ रहा? पक्का? अब कराता हूं मैं आपको एग्जाम्पल, सब आ जाएगा, चिंता मत करो। एग्जाम्पल नंबर 3। अच्छा सुनो, एक बात पूछनी थी आपसे, सिंगल एंट्री पढ़ ली ना आपने या नहीं पढ़ी? सिंगल एंट्री पढ़ ली या नहीं पढ़ी? हाँ या ना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इंसानों जवाब दो, हाँ या ना। हाँ सर, पढ़ लिया आपने? सिंगल एंट्री नहीं पढ़ी, 11th 12th पढ़ी है आपने? वरना तो कैसे आओगे आगे, सही बात है, पढ़िए। मान लो कि मुझे क्रेडिट परचेज की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, कौन से अकाउंट से निकल जाएगी? सिंगल एंट्री पढ़ाया था ना आपको, कहां से निकल जाएगी? क्रेडिट अकाउंट बनाएंगे, डिफरेंस से क्या निकल जाएगा? क्रेडिट परचेज। क्या बनाएंगे? क्रेडिट अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे, पेमेंट मेड टू क्रेडिट डालेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज की यहाँ पे एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। इस पूरे चैप्टर में परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं आता। इस पूरे चैप्टर में क्या आता है? स्टॉक अकाउंट डेबिट या स्टॉक अकाउंट क्रेडिट, दैट्स इट। तो क्या एंट्री हो जाएगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो यहाँ क्या बाय स्टॉक। ठीक, अब देखना, स्टॉक का अकाउंट है, यहां पे होगा ओपनिंग बैलेंस, फिर जो परचेज करके लेकर आया मैं वो आ गया, डेबिट में आएगा ना, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश या टू क्रेडिटर। बेच दिया कैश में, क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, ये लो। यूज कर लिया, क्या एंट्री हो जाएगी? स्टॉक कंज्यूम्ड अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, ये बाय स्टॉक कंज्यूम्ड। क्लोजिंग बैलेंस बच गया, क्या एंट्री हो जाएगी? क्लोजिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होगी, यहां जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। और अगर मान लो मैंने स्टॉक को बेचा गेन में, तो यहां जाएगा गेन, और अगर बेचा लॉस में तो यहां जाएगा लॉस। सिंपल, सिंपल एकदम, दैट्स इट, फ्री। ये गेन लॉस कहां चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये स्टॉक कंज्यूम में कहां चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब अपन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एक बार एग्जाम्पल नंबर 3 करो, उसके बाद अकाउंट देखना, आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, चलो आओ। अच्छे से करना सर, बेहतरीन एग्जाम्पल सेट किया हुआ है, आपके किसी भी बड़े क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब आपने कितना स्टेशनरी यूज किया, ऐसे बोल रहा है ये। भाई मैं कितना डेबिट करूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जितना मैं कंज्यूम करूंगा। मतलब ये बोल रहा है स्टेशनरी कंज्यूम निकालो, ये बोल रहा है कि स्टेशनरी का निकालो, कंज्यूम्ड निकालो, जितना मैंने इस्तेमाल किया है फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2025। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फिर बोल रहा है कि ये ना, ऑल्सो शो द अबव आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2025 और बैलेंस शीट में दिखाओ। ओके, सबसे पहले दो वर्किंग मेरे साथ में आप कर लो। बताओ कौन कौन से दो अकाउंट बनाओगे? स्टॉक अकाउंट, एक बार क्वेश्चन में गौर करना, देखना कि आपको क्रेडिट परचेज जितना भी अपन ने परचेज किया है स्टॉक को, वो दिया हुआ है क्या। पूरे क्वेश्चन को चेक करो, क्या स्टॉक का परचेज दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ। तो स्टॉक का परचेज निकालने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, सिंपल, वही सेम सिंगल एंट्री। ध्यान से करते रहना, स्टेप बाय स्टेप, साथ साथ। ओके, फॉर्मेट बना लो फटाफट से प्लीज। ओके, रेडी विद द फॉर्मेट गाइस? ओके गाइस, ओपनिंग स्टॉक बताओ कितना दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग स्टॉक 30,000। ओपनिंग
क्रेडिटर कितना दिया हुआ, ओपनिंग क्रेडिटर 20,000। ओके, यहां तक सेट है। चले आगे एवरीबडी। ओके, अमाउंट सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक 5,000। और क्लोजिंग क्रेडिटर कितना दिया हुआ है, 13,000। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, ये तो बड़ा आसान सी बात लिख दी मैंने। अब मुझे बताओ एक और इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है जो मैंने लिखी नहीं। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, तो अमाउंट पेड किसको किया होगा मैंने, किसको पे किया होगा अमाउंट, क्रेडिटर को ही पे किया होगा सर, कॉमन सेंस की बात है। तो क्या पता मैं कैश में स्टॉक लेके आ गया तो, भाई साहब मैंने क्या बताया था आपको, सिंगल एंट्री में बताया था कि अगर अपने को क्रेडिटर दिए हुए हैं तो सारी परचेज फिर कौन सी होगी, क्रेडिटर ही होगी, क्रेडिट परचेज ही होगी। कैश परचेज बोलेगा तो कैश परचेज है, नहीं बोल रहा है इसका मतलब सारी परचेज कौन सी है, क्रेडिट परचेज ही है। तो ये जो पेमेंट किया होगा वो भी किसको किया होगा, क्रेडिटर को ही किया होगा, क्रेडिटर को ही किया होगा। बताना क्या पेमेंट, क्या एंट्री करी होगी पेमेंट करने के टाइम पे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कितना 1,08,000। ओके, चलो बताओ सबसे पहले कौन सी इंफॉर्मेशन कहां से निकलेगी, सबसे पहले कौन सी इंफॉर्मेशन कहां से निकलेगी, सबसे पहले क्रेडिट परचेज की इंफॉर्मेशन क्रेडिटर अकाउंट से निकलेगी भाई। तो पहले क्रेडिटर के अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल लगाओ कितना आ रहा है, देखे 1 लाख, 1,21,000। बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है, हाँ 1,01,000। व्हाट इज 1,01,000 गाइस, बाय परचेजेस या बाय स्टॉक, लिखेंगे तो बाय स्टॉक ही। कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर से आया, ये आई मेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन। ओके, फर्स्ट इंफॉर्मेशन को मैंने डाल दिया स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के डेबिट साइड पे टू क्रेडिटर 1,01,000। अब लगाएं टोटल, कमॉन बताइए बताइए कितना आ रहा है आपका स्टॉक कंज्यूम्ड, 1,26,000 बैलेंसिंग फिगर। अच्छा फाइनली ये जाता कहां पे, ये कहां चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। मतलब एंट्री क्या हुई बताए, स्टॉक कंज्यूम्ड की, स्टॉक कंज्यूम्ड अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। और अब ट्रांसफर एंट्री क्या हो जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू स्टॉक कंज्यूम्ड। कुल मिला के इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट में चला जाएगा कितना, 1,26,000। ओके, ओके, चले आ गई, कोई टेंशन है, समझ में आ रहा है, ऑनलाइन कोई दिक्कत है तो बताओ, चलते हैं फिर आगे। सब समझ में आ रहा है क्या, ओके सर। चलो अब हमको क्या बोला इसने, इसने बोला कि बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किधर को क्या दिखेगा, ये ले भाई बताते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में क्या दिखेगा बताओ, टू स्टॉक कंज्यूम। कहाँ से देख लेना ये इन्फॉर्मेशन, वर्किंग नोट नंबर 1 से देख लेना भाई, जिसको देखनी है कि ये 1,26 कैसे आया।
तो ये मेरा सेकंड वर्किंग है। और क्या बोल रहा है बनाने के लिए, और बोल रहा है ये बनाओ बैलेंस शीट, वही बनाते हैं। बैलेंस शीट कब बना रहे हैं हम, ईयर एंड पे। हाँ बताना भाई, बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस आएगा क्लोजिंग बैलेंस आएगा। सर क्लोजिंग डेट को बना रहे तो क्लोजिंग ही आएगा सर। तो बताना क्लोजिंग में मेरा स्टॉक कितना हो जाता, 5,000 का। तो यहाँ पे असेट साइड में आ जाएगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 5,000। और यहाँ आ जाएगा क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस 13,000। तो इस तरीके से कुछ दिखेगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। ओके सर, तो सर ये सबने लिख दिया है, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। कोई डाउट नहीं है यहां तक ना। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4, कम ऑन लास्ट एग्जाम्पल। ये बोल रहे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओ, क्लोजिंग स्टॉक निकालना भाई। मतलब इस बार परचेज दी रहेगी, ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा, इस बार सेल भी दी है, वाओ। कॉलेज की स्पेलिंग गलत है, थोड़ा आप इग्नोर करना। कॉलेज कॉलेज। स्टोर की सेलिंग प्राइस आर फिक्स टू गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। Show the above item in the income and expenditure account for the year ended and balance sheet is on that date. Okay, no problem, आ जाओ बनाते हैं। बनाते हैं स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज अकाउंट। थोड़ा सा दिमाग में है ना एक ट्रेडिंग अकाउंट की इमेज बना लेना। आपके दिमाग में ट्रेडिंग अकाउंट की इमेज दिखनी चाहिए आपको। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, देखो सोचो, डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस टू डायरेक्ट एक्सपेंस, क्रेडिट साइड में बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक, और डेबिट साइड में और क्या आता था, टू ग्रॉस प्रॉफिट। इमेज अपने दिमाग में सेट कर लो, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, टू ग्रॉस प्रॉफिट, बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये इमेज सेट कर लो, ये वही है, ये वही है, ये वही है, वही है एग्जैक्ट। लो बताओ ओपनिंग स्टॉक, बस यहाँ ओपनिंग स्टॉक मत लिखना, लिखना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख। परचेज कितना किया था, 8 लाख। तो टू परचेज मत लिखना यहाँ पे, कैश में परचेज किया कुछ नहीं बोला तो क्या एंट्री कर देंगे, स्टॉक ऑफ स्टॉक स्टोर एंड सप्लाई अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना, सेल्स की एंट्री यहाँ पे क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नहीं नहीं नहीं, कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। और सेल्स तो सेलिंग प्राइस पे आता है, सेल्स तो हमेशा सेलिंग प्राइस पे लिखते हैं ना यार। कितने की सेल दी हुई है आपको, 750। अब बताओ इस सेल्स पे जो प्रॉफिट अपन ने कमाया है भाई साहब, ये यहाँ लिखते थे ना ट्रेडिंग में टू ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ टू ग्रॉस प्रॉफिट तोड़ना आएगा, ये ट्रेडिंग तोड़ना है। ये क्या आएगा, टू गेन ऑन सेल्स, बट इट इज जीपी ओनली, ये ग्रॉस प्रॉफिट ही तो है। पर ठीक है, यहाँ ट्रेडिंग पेनल बना देने इसलिए मैं इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोल नहीं सकता, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस के लिए मैं ऑर्गेनाइजेशन चला ही नहीं रहा। मेरा तो ऑर्गेनाइजेशन ही कौन सा है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो टू गेन ऑन सेल ऑफ स्टॉक। अब मुझे गेन निकाल दो। अरे बहुत इजी है यार, इसमें क्या है,
कितना आ गया? आ गया? कोई टेंशन हो रही? ना हो रही सर। अब क्या करेंगे, डिफरेंस में निकाल दें क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। बताओ कितना भाई, पहले बताओ टोटल कितनी आ रही है। डिफरेंस इज, सर इस वाले क्वेश्चन में स्टॉक कंज्यूम तो आया ही नहीं सर। हाँ तो नहीं आया, तो नहीं आया, इसमें क्या हो गया? क्या पता हम भाई बेचते हो, हमारे कैंटीन हो, यहाँ पे बच्चे बच्चे लेते हैं, हमारे भाई आते हैं जो खेलने वाले बच्चे आते हैं, लेते हैं सामान यहाँ से, क्या दिक्कत है? हम लोग कंज्यूम खुद करते ही नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो बच्चा है खुद लेके आएगा, और जो नहीं लेके आएगा वो पैसे देके हमसे ले लेगा। हम खुद का सामान फ्री में यूज करने देते ही नहीं है, सिंपल, अपनी पॉलिसी क्लब की। तो सर बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, आ जाओ। बताना जरा, स्टॉक अकाउंट से कौन सी चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर होगी, बताओ। ओपनिंग स्टॉक नहीं, परचेज नहीं, सेल्स नहीं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं, क्या जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ये गेन जाएगा। वो भी किधर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय गेन ऑन सेल ऑफ स्टॉक। और बच्चों, ये सब बनाने के बाद बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा, लिखते हैं, आ जाओ। बैलेंस शीट में मात्र जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। फटाफट से लिखो, कम ऑन फास्ट एवरीबॉडी। ओके सर, तो आई गेस आप सबने कर लिया होगा। नाउ वील हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, आराम से, आसान से कॉन्सेप्ट है, सब्सक्रिप्शन वाले हैं जो हमने पढ़ चुके हैं, आ जाओ पढ़ते हैं। ये बोल रहा है 2021-22 के अंदर सब्सक्रिप्शन हमें कितना मिला? 4,50,000। कोई जयपुर लिटरेरी सोसाइटी है, लिटरेरी सोसाइटी, ओके। 4.5 लाख का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। इस सब्सक्रिप्शन में 20,000 मिले हैं हमारे को पिछले साल के, लास्ट ईयर के, 20-21 के, ओके। फिर बोल रहा है कि इस सब्सक्रिप्शन में हमको एडवांस भी मिला है अगले साल के लिए, कितना? 26,000। देखना, दो इंफॉर्मेशन निकाली है मैंने, इनफैक्ट तीन। कितना मिला मेरे को? 4,50,000। इस 450 में से पिछले साल का कितना है? 20,000। अगले साल का कितना है? 26,000। ये बताओ, पहले ये समझ में आएगा? आराम से पढ़ लो आप भी। 4,50,000 के सब्सक्रिप्शन में से पिछले साल का कितना मिला है? 20,000। अगले साल का कितना मिला है? 26,000। दोनों क्या होंगे? माइनस होंगे ये तो, ठीक है। अच्छा, करंट ईयर में मैंने कमा लिया था बट नहीं मिला। करंट ईयर में मैंने कमा लिया था बट मुझे रिसीव नहीं हुआ। 15,000 ऐड करना पड़ेगा, इनकम तो ही। और पिछले साल एडवांस मिल गया था कोई इनकम, पर वो इनकम इस साल की है कितना? 18,000 ऐड कर देंगे। 18,000, 15,000 ऐड होगा, 20 और 26 लेस होगा। इसमें से 4.5 लाख में से क्या आ जाएगी? आपकी सब्सक्रिप्शन इनकम आ जाएगी आपकी। क्या बनाने के लिए बोल रहा है? अच्छा, ओ, ये हमको बोल रहा है अकाउंट बना दिखाओ।
अभी बनाते हैं। अकाउंट में क्या है, आया क्वेश्चन नंबर 6। आपको पता है ना मेरी इवनिंग क्लासेस नहीं होती आजकल, मैं उसे बता रहा था। कोई नहीं फटाफट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ तो सबसे पहले बताओ, देखो मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको देखो अंडरस्टैंडिंग में पूरी दे चुका हूँ, बट मैं आपको फिर भी कल भी बता रहा था कि यहाँ आता है ओपनिंग का एडवांस, यहाँ आता है क्लोजिंग एडवांस, यहाँ आता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यहाँ आता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यहाँ आता है इनकम रिसीव्ड, और यहाँ आता है इनकम अर्नड। अब ये कैसे आता है रटवाया नहीं है अपन ने भाई, आपको एक एंट्री सिखाई है, ठीक है। ओके, पर अभी मैं आपको वापस से उन एंट्री पे ना जाके डायरेक्ट मैं अमाउंट यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा एडवांस, ओपनिंग एडवांस। अरे जो जो भी ऐड करने हैं ना वो क्रेडिट में लिख दो, जो जो भी ऐड करने हैं वो क्रेडिट में लिख दो, जो लेस करने हैं वो डेबिट में लिख दो, दैट्स इट। एक तो मुझे ऐड करना होता है ओपनिंग का एडवांस सब्सक्रिप्शन, एक मुझे ऐड करना है क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग। इसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में कितना था रिसीव्ड, 4.5 लाख था ना। साढ़े 4 लाख में ओपनिंग एडवांस कितना था, ओपनिंग था 18,015। अब क्या करेंगे, अब इसमें लेस करेंगे क्या। एक तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो इस साल मिल गया है, मतलब लास्ट ईयर में नहीं मिला था पर इस साल मिल गया है, तो वो लेस करेंगे। और क्लोजिंग एडवांस भी लेस करेंगे। बताना कितना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 20,000 है। और ओपनिंग एडवांस कितना है, नहीं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 20 और क्लोजिंग एडवांस कितना 26। बताना जरा अपन ने कितनी सब्सक्रिप्शन इनकम कमाई है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन बोल सकते हो आप, या डायरेक्टली यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख सकते हो। कितना आ रहा है बताओ, कम ऑन डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है, 4,37,000। अब देखो इसने अकाउंट बनाने के लिए बोला था, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोलता तो आप स्टेटमेंट बना सकते थे। अपन बनाया था ना स्टार्टिंग में, स्टेटमेंट बनाया था, सब रिसीव्ड वाले में एडलेस कर दो, वैसे भी कर सकते हो, पर ये अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है तो अकाउंट बनाना ही पड़ेगा यहाँ पे। कोई टेंशन, मस्त समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 जो आईसीए का इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। अब हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो आईसीए का इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। ये करने के बाद आगे आ जाइए फटाफट, फास्ट एवरीबडी। क्या हुआ, हाँ टोटल अलग आएगी, सॉरी सॉरी, टोटल कितनी थी मैम, 4,80,000।
83,000। ओके, थैंक यू। अब आ जाओ प्लीज फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 में, कम ऑन एवरीबॉडी। फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। ओ, इस बार आउटस्टैंडिंग निकालना है भाई। इस बार मुझे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग निकालना है। इस बार मुझे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग निकालना है। ओके, पढ़ते हैं। अभी आंसर मत देखना, आप क्वेश्चन मत देखना, प्लीज मत देखना। आंसर गलत है उसमें बुक का। आप अपनी बुक्स बंद कर दो। आंसर ही गलत दिया हुआ इस बार। कंफ्यूज जाओगे आप, फालतू देख लोगे तो आंसर। अब देखो, मैं ये काम करने के लिए बताओ क्या बना लूं, क्या बना लूं? सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं सर। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग निकालना है, उसके लिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। सबसे पहले यहां पे आता है ओपनिंग एडवांस। यहाँ आता है क्लोजिंग एडवांस। यहाँ आता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। यहाँ आती है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। यहाँ आता है कैश रिसीव्ड। और यहाँ आती है इनकम अर्न्ड, जो चली जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब पढ़ते हैं सर, क्वेश्चन को लिखते हैं जो जो भी दिया हुआ है। ये तो मुझे निकालना है, ये तो मुझे पता है कि भैया ये वाली इंफॉर्मेशन तो मुझे नहीं मिलेगी यार। ये वाली इंफॉर्मेशन तो मुझे निकालनी है, खुद ही बोल रहा है ये। ठीक है, पढ़ें? ओके, करें स्टार्ट। चलो सर पढ़ते हैं। ये बोल रहा है क्लब के पास 350 मेंबर्स है। हर मेंबर की एनुअल सब्सक्रिप्शन है कितनी? चाहे उसने दी चाहे नहीं दी, पर हर मेंबर को कितने रुपए देने होते हैं? 1050। तो बताओ, 350 मेंबर से अगर मैं 1050 की सब्सक्रिप्शन कमाता हूं तो टोटल मेरी कमाई कितनी है? मिला कितना है तेल लेने का, कमाई कितनी है बताओ? बस 350 बच्चे हैं, एक बच्चे की फीस 1050 है, तो कमाई कितनी है? कमाई 3,67,500। ये कमाई है या रिसीविंग है, मतलब रिसीव्ड है या अर्नड है? मैंने बोला 350 बच्चों ने पैसा दे दिया, या मैंने ये बोला कि 350 बच्चे हैं? 350 बच्चे हैं, 350 मेंबर हैं। एक मेंबर से कितना कमाते हैं? 1050। तो 350 मेंबर से कितना कमाएंगे? 3,67,500। तो ये क्या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है या अर्नड है? ये अर्नड है, ये बात आप ध्यान रखना भाई साहब। दिस इज सब्सक्रिप्शन अर्नड। कितना बताया आपने अर्नड? 3,67,000। अब जो अर्नड होती है वही जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इसलिए ये मैंने यहां लिख दी भाई साहब। ये बताओ तकलीफ, अगर रिसीव्ड होती तो यहां लिखता, अर्नड है यहां लिख दी, क्योंकि जो अर्नड होती है वही जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। यही तो सीखा अपन ने। चलते हैं आगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बोल रहा है कि आपको साल भर में कितना पैसा मिला? 4,10,000। तो ये आ जाएगा कैश बैंक में, इसमें कोई टेंशन नहीं होगी। 4,10,000। चले आगे। अब तो बतवा दो यार, अब तो 3 इंफॉर्मेशन बता दो, चौथी निकाल लेंगे यार। बताओ क्या कहानी है। ये बोल रहा है कि सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग तो है 45,000। ये लो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 45,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अच्छा क्लोजिंग एडवांस दिया हुआ है। क्लोजिंग एडवांस 62,000।
ओपनिंग एडवांस कितना दिया हुआ, कम ऑन 30,000। तो आप मुझे बताओ कितना आ रहा है डिफरेंस। पहले टोटल बता दो, टोटल बता दो डेबिट साइड की। 4 लाख। कितना आ रहा है डिफरेंस? 34,500 आ गया या नहीं आया? तो ये था आपका एकदम चिन्नू मिन्नू सा क्वेश्चन नंबर 7, जो आसान था, जिसके कॉन्सेप्ट तो हमने वैसे कल ही कर लिए थे भाई। ओके, तो क्वेश्चन 6 और 7 में डाउट है क्या? नो डाउट, लेट्स मूव अहेड। ओके, अभी चलते हैं सर आगे क्वेश्चंस में। तो हम लोग अभी आज के टाइमिंग को ध्यान रखते हुए एक क्वेश्चन ये 15 वाला अभी हम कर सकते हैं, ठीक है? अब आप मुझे कह रहे हो कि हम होमवर्क में करना चाहते हैं या अभी करवा दूं? पक्का होमवर्क दे दूं? तो सिर्फ यही थोड़ा मिलेगा। चलो फिर ये क्वेश्चन 15 आपका होमवर्क है। आई गारंटी के अगर ने बेसिक क्लास अटेंड करिए तो आपको आराम से आ जाएगा। बाकी अभी जो बचे हुए आगे के क्वेश्चन है वो हम नहीं कर सकते हैं ड्यू टू टाइमिंग शॉर्टेज। मैं ढूंढ रहा हूँ एक छोटा मोटा क्वेश्चन मुझे मिल जाए। छोटा मोटा नहीं, मोटे मोटे मिल रहे भाई, बड़े बड़े मिल रहे हैं। देखो नंबर देख लो इसके नंबर, कितने कितने नंबर का आता है ये? 12 12 मार्क्स का आता है ये। सितंबर 25 8 मार्क्स, और लगभग आता ही आता है। चलो फिर इतना रखते हैं, आजकल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नाइस डे। अभी कम से कम कोई भी क्वेश्चन करते आधा घंटा लगेगा। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।